हम लोगों का आज बेसिक मकसद है वो है लोकेशन ऑफ रूट्स। एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0। तो तुम इसके रूट्स निकालने के लिए बोलो बच्चों इसके फैक्टर करते हो और फिर कर देते हो x बराबर 2 एंड x बराबर 1। अब मैंने उल्टा पूछा तो क्या जरूरी है कि मैं इक्वेशन यही बोलूं? हम तो बचपन से यही पढ़ रहे हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक का अगर d ग्रेटर देन 0 तो इसके रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। मैंने कहा आपने जो पढ़ा वो सही है बेटा, लेकिन आप उसके बैकग्राउंड मिस कर गए हैं। ग्राफिकल अप्रोच मतलब इसमें कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं होती, सारी की सारी चीजें ग्राफ से हम लोग रिलेट करते चले जाते हैं। हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग? मैं अभिषेक त्रिवेदी, आपका एबीटी सर। लास्ट राउंड पे मैंने आपको पेन किलर सीरीज का एक मकसद समझाया था और आज हम लोग उसी को आगे कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो वास्तविकता अगर बताऊं तो हम लोगों ने पहले लेक्चर में क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक पर्टिकुलर सब टॉपिक लिया था कि हाउ टू डील बाई क्वाड्रेटिक, और अगर बाई क्वाड्रेटिक में पैरामीटर इन्वॉल्व होना शुरू हो जाए तो आखिर उसको हम लोग किस प्रकार से डील करते हैं, ये हम लोगों ने किया था। फिर मेरा वैसे प्लान तो ये था कि जो सेकंड लेक्चर होगा उसमें मैं सीक्वेंस एंड सीरीज पे एप्लीकेशन ऑफ मल्टीपल सिग्मा लेके आऊंगा, लेकिन आप लोगों के यूट्यूब पे जो मैंने रिस्पॉन्सेस देखे, कमेंट्स देखे, तो मैक्सिमम लोगों ने क्वाड्रेटिक इक्वेशन में लोकेशन ऑफ रूट की डिमांड करी। तो इस सीरीज की खास बात यही है कि वो सारा का सारा स्टूडेंट ओरिएंटेड है, तो जो स्टूडेंट की डिमांड होगी उसके हिसाब से बोलो हम लोग चलेंगे। तो मैंने अपना तुरंत प्लान चेंज करके जो हम लोगों के क्वाड्रेटिक इक्वेशन का लोकेशन ऑफ रूट सब चैप्टर होता है वो देखिए हम लोग लेकर आ रहे हैं। कुछ आप लोगों के कमेंट से कुछ जो कंसर्न्स आए हैं वो कंसर्न्स एक बार आप लोगों के सामने एड्रेस कर देता हूं। कुछ बच्चों ने जैसे ये पूछा था कि सर इसके क्लास नोट्स कहां पे मिलेंगे, तो इस क्लास के क्लास नोट्स आपको PW ऐप पर मिलेंगे और वो भी बिल्कुल फ्री। तो जो भी इसके क्लास नोट्स हैं, जो भी इसकी PDF बनती है वो आप लोगों को उस ऐप पर मिलेगी। तो आप भी अपनी प्रिपरेशन PW ऐप पर जाके कर सकते हैं। तो ये तो छोटी सी जानकारी हो गई। चलिए अब हम लोग शुरू करते हैं आज का चैप्टर का नाम तो अभी भी लिखा है क्वाड्रेटिक इक्वेशन, लेकिन आज जो हम इसका एक पर्टिकुलर सब पार्ट लेकर आए हैं वो होगा, एक तो मैं आपको क्वाड्रेटिक इक्वेशन का मोटा मोटा रिवीजन तो करवाऊंगा ही, लेकिन जो हम लोगों का आज बेसिक मकसद है वो है लोकेशन ऑफ रूट्स। तो लोकेशन ऑफ रूट्स की हैंडलिंग हम लोग कैसे करते हैं और फिर किस तरह से उसके क्वेश्चंस को डील करते हैं, अर्श से लेकर फर्श तक का सफर हम लोग यहां पर तय करेंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस का लेवल लगातार बढ़ता चला जाता है। तो लिखा हुआ है लोकेशन ऑफ रूट, लेकिन फिर भी मैं छोटी सी 2-4-5 मिनट में आपको टोटल रिकैप दे देता हूं, क्योंकि जब भी मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन शुरू करता हूं मैं लिखता हूं ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0, और मोस्टली मैं बच्चों से एक क्लास में पूछता हूं कि अगर मान लीजिए किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट 2 प्लस रूट 3 है तो दूसरा रूट बताइए। तो बच्चे खट से आंसर दे देते हैं कि सर इसका दूसरा रूट होगा 2 माइनस रूट 3। तब मैं उनसे कहता हूं कि बेटा ये बात इन जनरल तो बोलो ट्रू नहीं है। हो सकता है आप में से भी कई बच्चे इस बात को लेके आश्चर्यचकित हो जाएं कि सर हमने तो यही पढ़ा है कि एक रूट 2 प्लस रूट 3 तो दूसरा रूट 2 माइनस रूट 3। अच्छा चलिए मैं इसी में आपको एक कन्विक्शन और दिलाता हूं। क्या आप मुझे वो क्वाड्रेटिक इक्वेशन बता सकते हैं जिसके रूट्स जो हों वो अल्फा और बीटा हो? तो मोस्टली जब भी मैंने ये क्वेश्चन स्टूडेंट से पूछा है तो मोस्टली बच्चों ने आंसर दिया है सर होगा एक्स स्क्वायर, या ए को मैं बाद में लिखता हूं एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा टाइम्स एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल टू 0। ये सुनकर मैं कहता कोई दिक्कत नहीं बेटा, आपने जो आंसर दिया वो अपने आप में सम्माननीय है, लेकिन अगर मान लो मैं तुमसे कहूं वो क्यूबिक बताओ जिसके रूट अल्फा बीटा गामा हो, तो कुछ बच्चे ट्राई करके बताते हैं एक्स क्यूब
माइनस सिग्मा अल्फा टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस सिग्मा अल्फा बीटा टाइम्स एक्स माइनस पाई अल्फा बराबर 0। पर मैं उनसे कहता हूं बेटा अभी भी मैं कॉन्सेप्ट पर नहीं पहुंच पाया, जो मैं कॉन्सेप्ट सुनना चाहता हूं वो अभी मुझे नहीं मिला। तो बेसिक क्या है देखो। अच्छा देखो, तुम एक सिंपल बात बताता हूं। अगर मान लीजिए कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन मेरे को दी होती है एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2 इक्वल टू 0, तो तुम इसके रूट्स निकालने के लिए बोलो बच्चों इसके फैक्टर करते हो और फिर कर देते हो x बराबर 2 एंड x बराबर 1। अब मैंने उल्टा पूछा, तो क्या जरूरी है कि मैं इक्वेशन यही बोलूं? नहीं, मैं इक्वेशन ये बोलूं तो भी तो कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब मैं पहले इसका एक फैक्टर जनरेट कर लूं x माइनस 2, इसका एक फैक्टर जनरेट कर लूं x माइनस 2, और अगर मैं इन दोनों को ही मल्टीप्लाई करके x माइनस 1 मल्टीप्लाई करके लिख दूं तो भी तो क्वाड्रेटिक तैयार हो गई। तो जब मैं आपसे यह पूछ रहा हूं कि वो क्वाड्रेटिक बताइए जिसके रूट अल्फा बीटा हो, तो आप इसको बोलने की बजाय सिंपल सी बात कहें कि सर अल्फा का जो फैक्टर होगा वो होगा x माइनस अल्फा, बीटा का जो फैक्टर होगा वो होगा x माइनस बीटा बराबर 0, और यही देखिए मेरा आंसर हो गया। आप अगर चाहें तो इसको मल्टीप्लाई करके वेरीफाई कर लें। तो ये ट्रिक मेरे लिए बड़ी कारगर हो गई। मैं कहता हूं थर्ड ऑर्डर की इक्वेशन बताओ जिसके रूट अल्फा बीटा गामा हो, तो ये भारी भरकम बताने की बजाय सिंपल सा x माइनस अल्फा x माइनस बीटा x माइनस गामा इक्वल टू 0। मैं कहूं कि वो 26th डिग्री की इक्वेशन बताओ जिसके रूट a b c d एंड सो ऑन z हो, तो आपको पूरा बोलने की बजाय सिंपल बोलना है x माइनस ए, x माइनस बी, x माइनस सी से लेकर x माइनस जेड। यहां तक मुझे लगता है आप लोग कंफर्टेबल हैं। अब मान लीजिए बच्चों, अगर मैं आपसे कहूं कि चलिए वो क्वाड्रेटिक बनाइए जिसका एक रूट 2 प्लस रूट 3 हो और दूसरा रूट 5 हो, तो बच्चे तुरंत आंसर दे देते हैं कि सर आएगा x माइनस 2 माइनस रूट 3 इंटू एक्स माइनस 5 इक्वल टू 0। तब मैं उनसे पूछता हूं कि अभी थोड़ी देर पहले तो मैं आपसे पूछ रहा था कि अगर किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट 2 प्लस रूट 3 है तो दूसरा बताओ, तो आपने तो आंसर 2 माइनस रूट 3 दे दिया था। जबकि यहां पर आप एक ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाकर बैठे हैं जिसका एक रूट 2 प्लस रूट 3 है और एक 5 है। तो क्या दुनिया में ऐसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो सकती हैं जिसका एक रूट 2 प्लस रूट 3 हो और एक 5 हो? मैंने कहा ये क्या, मैं तो ऐसी भी इक्वेशन बना दूं जिसका एक रूट 2 प्लस रूट 3 हो और जिसका दूसरा रूट 3 प्लस 4i हो। बच्चे कहते हैं सर ये कैसे, ये तो नॉन रियल नंबर है, और हमने पढ़ा था कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का अगर एक रूट नॉन रियल है तो दूसरा भी नॉन रियल होता है जो उसका कॉन्जुगेट होता है। मैंने कहा बेटा आपने ये सब पढ़ा तो था, लेकिन इसके कुछ बैकग्राउंड्स होते हैं, बिना बैकग्राउंड के वो बात बोलो सत्य नहीं होती। तो मैं केवल आपको वो बातें कुछ थोड़ी सी रिकॉल करा देता हूं। तो ध्यान से सुनना बच्चों, अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx इक्वल टू 0, where a b c belongs to real number and a not equal to 0, अगर उसके सारे के सारे कोफिशिएंट्स रियल हों, a not equal to 0, and if its one of the root is p plus iq, then this implies its other root must be p minus iq। तो फिर से स्पष्ट कर दूं कि इसका अपना एक बैकग्राउंड है कि अगर कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन बेसिकली एक रियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, ये रियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होती है? ऐसी क्वाड्रेटिक इसके सारे के सारे कोफिशिएंट्स रियल हों और a नॉट इक्वल टू 0 हो। अगर ऐसा है और अगर उसका एक रूट नॉन रियल हुआ तो दूसरा मस्ट बी नॉन रियल। अब मैं बच्चों को दिमाग में सेट करवाने के लिए क्या कहता हूं, ये नंबर कैसा, नॉन रियल, तो बैकग्राउंड क्या है, रियल। अब इसकी भी कहानी सुनो।
अगर किसी क्वाड्रेटिक का एक रूट 2 प्लस रूट 3 है तो इसका दूसरा रूट 2 माइनस रूट 3 होगा। ऐसा कभी हमने सुना था, पर बैकग्राउंड क्या है, ये नंबर कैसा है, रैशनल या इर्रेशनल? तो ये नंबर है इर्रेशनल। तो इसका बैकग्राउंड होता है कि जो आपके क्वाड्रेटिक के तीनों कोफिशिएंट्स होने चाहिए वो नल होने चाहिए, नल नंबर, एंड ए नॉट इक्वल टू 0। तो बच्चों ये बात इन बैकग्राउंड्स के तहत ही सत्य होगी। जब तक ये बैकग्राउंड फुलफिल नहीं होंगे ये बात सत्य नहीं होगी बच्चों। बोलो क्लियर? ऐसे ही एक बात और रिमाइंड करा देता हूं। मैं बच्चों से पूछता हूं कि क्या कंडीशन है कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल एंड डिस्टिंक्ट हो। मैं बच्चों से पूछता हूं कि क्या कंडीशन है कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स रियल डिस्टिंक्ट हो। बच्चे कह देते हैं अरे सर बहुत आसान, ये होता है d ग्रेटर देन 0। मैं फिर उनसे पूछता हूं कि आर यू श्योर, क्या आप बिल्कुल इस बात पे दृढ़ हैं कि यही कंडीशन होती है? बच्चे कहते हैं हाँ। मैंने कहा अच्छा ठीक, देखिए मान लीजिए मैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे देता हूं एक्स स्क्वायर माइनस आई एक्स माइनस 3 इक्वल टू 0 और कहता हूं कि चलिए जरा इसका d निकालिए। तो अगर मैं d निकालूंगा तो वो आएगा बी स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। तो ये आया -1 प्लस 12 आ गया 11 और इसका d ग्रेटर देन 0 है। तो अगर मैं आपकी बात पे विश्वास करूं तो इसके रूट्स तो बोलो रियल और डिस्टिंक्ट होने चाहिए। लेकिन अगर मैं इस क्वाड्रेटिक के रूट श्रीधराचार्य फॉर्मूले से निकालूं तो वो आएंगे i प्लस माइनस रूट 11/2 और अगर इसमें i बैठा है तो 100% ये नंबर नॉन रियल है। तो बच्चों को लगता है यार ये बात तो कंट्राडिक्ट होने लगी। हम तो बचपन से यही पढ़ रहे हैं कि किसी भी क्वाड्रेटिक का अगर d ग्रेटर देन 0 तो इसके रूट्स रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। मैंने कहा आपने जो पढ़ा वो सही है बेटा, लेकिन आप उसके बैकग्राउंड मिस कर गए हैं। अगर किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के सारे कोफिशिएंट्स, फिर कहता हूं ये d वाली थ्योरी भी तभी एप्लीकेबल होगी जब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन रियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। तो ये जो d वाली थ्योरी है, d ग्रेटर देन 0 रूट्स आर रियल एंड डिस्टिंक्ट, d इक्वल टू 0 रूट्स आर रियल एंड इक्वल, d लेस देन 0 रूट्स आर नॉन रियल, d वाली थ्योरी तभी बोलो काम करती है जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन आपकी रियल क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो। अगर एक भी कोफिशिएंट आपका नॉन रियल हो गया तो बोलो फिर d वाली थ्योरी काम नहीं कर सकती। फिर बच्चे पूछते हैं कि सर अगर मुझे अब इस ऐसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स का नेचर निकालना हो तो मैंने कहा बेटा फिर हमारे पास कोई शॉर्टकट नहीं, सीधे आप इसके रूट्स निकालिए और रूट्स देखने के बाद ही नेचर बताइए कि वो रियल हैं या वो नॉन रियल है। यहां तक कि उम्मीद कर रहा हूं कि मैंने आपको रिव्यू करा दिया। एक दो बातें मैं यहीं से आपके दिमाग में और डलवा देता हूं। क्या कंडीशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हों वो रैशनल हों? क्या कंडीशन है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो रूट्स हों वो रैशनल हों? तो हो सकता है बहुत सारे बच्चों को पता हो, खट से रिव्यू करा दिया। कंडीशन होती है पहली बात, ए बी सी मस्ट बी रैशनल नंबर। ए बी सी जो होने चाहिए वो मस्ट बी रैशनल नंबर हो। क्वाड्रेटिक है तो ए शुड not equal to 0 and the main condition is its d। इसका जो d होना चाहिए b square minus 4ac that must be perfect square of a rational number, must be perfect square of a रैशनल नंबर। ये कंडीशन हो जाती है आपके रूट्स मस्ट बी रैशनल होने की कंडीशन। क्लियर? इसी में एक केस और बता दूं बच्चों कि अगर मुझसे कहता है कि रूट्स आर
इंटीजर। क्या कंडीशन है कि किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इंटीजर हों? तो इंटीजर के लिए हम लोग जो कंडीशन कहते हैं, ध्यान दें कि दैट क्वाड्रेटिक मस्ट बी मोनिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब बच्चे कहते हैं सर ये मोनिक क्या हो गया? जिस भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो लीडिंग कोफिशिएंट होता है, जो एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, अगर वो 1 होता है तो उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम लोग मोनिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन कहते हैं। फिर सेकंड आ गया कि बी और सी दोनों को इंटीजर होना चाहिए। बी और सी दोनों को इंटीजर होना चाहिए। एंड द थर्ड एंड मेन कंडीशन, डी मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर। डी जो होना चाहिए वो परफेक्ट स्क्वायर होना चाहिए। क्लियर बच्चों? तो ये सारी कंडीशंस हम लोगों के दिमाग में रहनी चाहिए। लोकेशन ऑफ रूट पढ़ाने के लिए मुझे जिन जिन चीजों की आवश्यकता होगी वो मैं आपको रिव्यू कर दे रहा हूं, क्योंकि जिसको लोग लोकेशन ऑफ रूट कहते हैं मैं उसको ग्राफिकल अप्रोच के नाम से पढ़ाता हूं। ग्राफिकल अप्रोच मतलब इसमें कुछ भी रटने की आवश्यकता नहीं होती, सारी की सारी चीजें ग्राफ से हम लोग रिलेट करते चले जाते हैं। तो मैं अब धीरे धीरे आपको ग्राफ की ओर लेकर बढ़ूंगा। ये कंडीशन भी साथ में मैंने रिव्यू करा दी है कि रैशनल की क्या कंडीशन है, इंटीजर की क्या है। अच्छा, लोकेशन ऑफ रूट के पहले एक दो बेसिक बातें जो मैं कहूं, कभी कभी मैं बच्चों से कहता हूं कि अच्छा बच्चों बताइए क्या कंडीशन है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स पॉजिटिव हो। क्या कंडीशन है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स पॉजिटिव हो? वैसे तो मैं इसको आगे लोकेशन ऑफ रूट से भी करूंगा। मेरा यह कहना कि इसके दोनों रूट पॉजिटिव हों, इनडायरेक्टली कहना यह है कि बोथ रूट्स मस्ट बी ग्रेटर देन 0। इसके जो दोनों रूट्स होने चाहिए वो ग्रेटर देन 0 होने चाहिए। तो अभी मैं इसको लोकेशन ऑफ रूट से भी कर सकता हूं, वरना मैं बच्चों को कैसे समझाता हूं, देखिए अगर इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स अगर पॉजिटिव हैं तो बताइए, अगर दोनों रूट पॉजिटिव हैं तो वो रियल तो हैं ही। भाई रियल नंबर कहां से कहां तक होते हैं? माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट। नंबर लाइन आपने देखी ही हुई है। तो जितने भी नंबर आपके माइनस इनफाइनाइट से लेकर इनफाइनाइट तक हैं वो सारे नंबर रियल हैं। और अगर दोनों रूट पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब ये तो तय है कि दोनों रूट्स रियल हैं। इसका मतलब इनडायरेक्टली आपने ये कहा कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट्स रियल हैं। तो आप कंडीशन अप्लाई करोगे डी ग्रेटर देन 0। क्या हम यहां पे डी वाली थ्योरी लगा सकते हैं? जब मैंने किनारे लिख ही दिया कि एबीसी बिलोंग्स टू आर तो डी वाली थ्योरी लगेगी। एक बात और, डी ग्रेटर देन 0 तो मैंने लगा दिया, पर क्या डी इक्वल टू हो सकता है? तो आप सोचिए डी इक्वल टू 0 कब होता है? जब क्वाड्रेटिक के दोनों रूट्स आपस में बराबर हो जाएं। तो सोच के बताइए क्या इसके दोनों रूट आपस में बराबर हो सकते हैं? हाँ, एक 5 और दूसरा भी 5, मतलब मुझे यहां पर इक्वल टू लगा देना चाहिए। अब बच्चों ये जो पहली कंडीशन है डी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये तो मेरे रूट्स को केवल रियल करेगी ना, जबकि मुझे तो दोनों रूट्स पॉजिटिव चाहिए। तो इसका मतलब अभी केवल इस कंडीशन से हमारा काम नहीं चलेगा, मुझे इसे और कन्फाइंड करना पड़ेगा। तो अब मैं इसको और कैसे कन्फाइंड करूं? मैंने कहा देखो, अगर दोनों रूट पॉजिटिव हैं तो बताइए उनका समेशन कैसा होगा? अरे अगर दोनों रूट पॉजिटिव हैं तो उनका जो सम होगा, और समेशन ऑफ रूट होता क्या है? माइनस बी बाई ए। बोलो मस्ट बी ग्रेटर देन 0। बोलो डन। अगर इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट पॉजिटिव ही हैं तो उनका समेशन ऑफ रूट भी पॉजिटिव होगा। अब क्या इन दो कंडीशन से मेरा काम चल जाएगा? अब एक बात बताओ, मान लीजिए मैं क्वाड्रेटिक का एक रूट 5 कर दूं और एक रूट -3 कर दूं, क्या इस समय समेशन ऑफ रूट बोलो पॉजिटिव आ रहा है? हाँ आ रहा है।
क्या d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 आ रहा है? हाँ, दोनों रूट्स रियल है, लेकिन दोनों रूट्स पॉजिटिव तो नहीं है। तो कभी कभी बच्चे लड़ने लगते हैं, सर आप 5 और -3 ले भी कैसे सकते हैं जब आपने कह रखा है दोनों रूट पॉजिटिव हो। मैंने कहा नहीं नहीं बेटा, सवाल आप थोड़ा गलत समझ गए। एक्चुअली में सवाल कैसे मिलेगा ऐसे ही बताता हूं। कुछ ऐसा लिखा होगा, x स्क्वायर माइनस m माइनस 3 टाइम्स x प्लस m बराबर 0, और कहेगा m की वैल्यू बताइए जिसके लिए इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट पॉजिटिव हो। तो बच्चों इस बात को महसूस करो कि ये बात गिवन नहीं है, ये बात डिजायर्ड है, ये बात रिक्वायर्ड है। मैं वो कंडीशन लिखना चाहता हूं जिसके बाद मेरे रूट्स दोनों पॉजिटिव ही आए। आप बात महसूस कर पा रहे हैं? तो मैं सवाल ऐसे पूछूंगा कि m की वैल्यू बताइए जिसके लिए इसके दोनों रूट पॉजिटिव हो जाएं। मतलब मुझे m की वो वैल्यू निकालनी है जिसके लिए इस क्वाड्रेटिक के दोनों रूट पॉजिटिव हो जाएं। तो मैं ये दिखा रहा हूं कि आपने ये कंडीशन भी देखिए फुलफिल करा दी, ये कंडीशन भी फुलफिल करा दी, लेकिन अभी दोनों रूट्स पॉजिटिव नहीं है। इसका मतलब ये जो दो कंडीशन आपको नजर आ रही हैं, ये दो कंडीशन इस केस के लिए सफिशिएंट नहीं है। इसका मतलब मुझे यहां पर कुछ कंडीशन और लगानी पड़ेंगी, और वो सिंपल कंडीशन ये होंगी कि अगर दोनों रूट पॉजिटिव हैं तो उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा। तो मैं थर्ड कंडीशन लगाऊंगा, c अपॉन a ग्रेटर देन 0। अब मैं बच्चों से रुक कर कहता हूं कि सोचो। अब मगर जैसे मैंने भी केवल 2 कंडीशन लगाई थी और इन 2 कंडीशन से मेरा काम नहीं चला था, तो मैं उनसे कहता हूं कि चलो अब मैंने ये 3 कंडीशन लगा दी, अब आप सोचिए कि क्या इन तीनों कंडीशन से मेरा काम चल जाएगा। तो मैं तो आगे बढ़ रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करिए और विचार करिए कि क्या इन तीनों से मेरा काम चल जाएगा। ठीक, और फिर आप उसको लाइव करके फिर से देखिए मैं क्या बता रहा हूं। तो मैं तो बताना शुरू करता हूं। यहां पर आपने कहा कि दोनों रूट्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव है, और अगर दोनों रूट्स का प्रोडक्ट पॉजिटिव है तो या तो दोनों रूट एक साथ पॉजिटिव होंगे या दोनों रूट एक साथ निगेटिव होंगे। पर आपने ऊपर कह दिया है कि उनका समेशन ऑफ रूट बोलो पॉजिटिव है, तो ये कंडीशन तो बोलो रूल्ड आउट हो गई। इसका मतलब मात्र एक ही कंडीशन बोलो बची, क्या? बोथ रूट्स पॉजिटिव। इसका मतलब मेरा काम चल गया। अब बताइए, ये तीनों कंडीशन मुझे एक साथ रिक्वायर्ड हैं या किसी भी एक से काम चल जाएगा? अगर मैं केवल ये लगा देता तो क्या काम चलता? तो बच्चे कहते हैं नहीं। इसका मतलब ये तीनों कंडीशन मुझे एक साथ रिक्वायर्ड हैं, मतलब तीनों को सॉल्व करके मुझे तीनों का इंटरसेक्शन करना पड़ेगा। तो मैं इस तरीके से कॉमन सेंस वाले मेथड से दोनों रूट पॉजिटिव, दोनों रूट निगेटिव, एक रूट पॉजिटिव, एक रूट निगेटिव, एक रूट पॉजिटिव, एक रूट निगेटिव और ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड, इनको बड़े आराम से लिख सकता हूं। तो मैंने एक आपके सामने इलोबरेट कर दिया। अब आप अपने आप दोनों रूट निगेटिव, एक रूट निगेटिव, एक रूट पॉजिटिव और एक रूट पॉजिटिव, एक रूट निगेटिव बट ऑफ इक्वल मैग्नीट्यूड अपने आप लिखने की कोशिश करिएगा, जो आप बहुत ही कंफर्टेबली कॉमन सेंस, इसको मैं कॉमन सेंस वाला मेथड कहता हूं। हम क्या कर रहे हैं, हम सोच रहे हैं अगर दोनों रूट पॉजिटिव हैं तो इसका मतलब दोनों रूट रियल हैं। तो मैंने d ग्रेटर देन 0 लगा दिया। फिर सोचा क्या दोनों बराबर हो सकते हैं, आंसर आया हां, तो इक्वलिटी लगा दी। फिर कहा दोनों रूट पॉजिटिव है तो उनका समेशन पॉजिटिव होगा, तो -b अपॉन a ग्रेटर देन 0। दोनों रूट पॉजिटिव हैं तो उनका प्रोडक्ट पॉजिटिव होगा, c अपॉन a ग्रेटर देन 0। ये तो कॉमन सेंस से किया। लेकिन बच्चों, कॉमन सेंस से बेड़ा पार तो नहीं हो पाएगा। कैसे? मान लीजिए मैं आपसे कहूं इन तीनों को बच्चों आप स्वयं लिखिएगा और मुझे जब भी आप पढ़ रहे हो कमेंट पे बताइएगा कि इन तीनों में आप कितने खुद से लिख पाए हैं। ठीक, मैं इनका आंसर यहां लिख नहीं रहा हूं, कहिए तो लिख देता हूं। d ग्रेटर देन इक्वल टू, आप पॉज कर लीजिएगा बच्चों, पहले लिखिएगा फिर मिलाइएगा और कमेंट करके बताइएगा ऑल 3 करेक्ट, 2 करेक्ट, 1 इनकरेक्ट, या जिस तरीके से भी हो।
सेकेंड कंडीशन आएगी माइनस बी अपॉन ए लेस देन 0 सी अपॉन ए ग्रेटर देन 0 का इंटरसेक्शन, एक पॉजिटिव एक निगेटिव, अब की बार डी ग्रेटर देन 0। बच्चे कहते हैं सर ग्रेटर देन क्यों? अरे जब एक रूट पॉजिटिव एक रूट निगेटिव है तो वो दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते बच्चों। और फिर सबसे इंटरेस्टिंग बात, सीधे सी अपॉन ए लेस देन 0 होगा, क्योंकि अगर एक रूट पॉजिटिव है एक रूट निगेटिव है तो समेशन बताओ। आप कहोगे सर पॉजिटिव भी आ सकता है, निगेटिव भी आ सकता है, 0 भी आ सकता है। तो मैंने कहा जब जिसका कोई भरोसा ही नहीं है तो उसकी काहे की कंडीशन? तो सिर्फ प्रोडक्ट से ही हमारा काम चल जाएगा। और अगले केस में आएगा d ग्रेटर देन 0, द सेकेंड कंडीशन इज b इक्वल टू 0 एंड द थर्ड वन इज c अपॉन a लेस देन 0। भाई समेशन ऑफ रूट तो 0 हो गया, तो यहां पर कितनी कंडीशन लगी? बोलो 3, और तीनों एक साथ या कोई एक? बच्चे कहते एक साथ। फिर मैं उनसे ये कहता हूं बच्चों कि यहां तीनों एक साथ की भी जरूरत नहीं है। अगर आप केवल ये दो भी लगा दोगे तो भी आपका काम चल जाएगा, या आप केवल ये दो भी लगा दोगे तो भी आपका काम चल जाएगा। सोचिए, और आप निश्चित रूप से, मेरा विश्वास है कि आप इस बात को सोच लेंगे कि आपको तीनों लगाने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट टू कंडीशंस आर सफिशिएंट फॉर दिस केस, एंड if you apply next two condition, these are also sufficient for this case। तो आप सोचिएगा, वरना आपकी सहायता के लिए हम लोग सदैव प्रस्तुत हैं। तो इसको बच्चों हम लोग कहते हैं कॉमन सेंस मेथड। डन है? लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि कॉमन सेंस से बेड़ा पार नहीं होता। क्यों? मान लीजिए मैं आपसे कहूं कि चलिए कंडीशन डेवलप कीजिए कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दोनों रूट 2 से बड़े। तो बच्चे इसी कॉमन सेंस मेथड से शुरू करते हैं। सर अगर दोनों रूट 2 से बड़े हैं तो निश्चित रूप से दोनों रूट्स जो हैं वो रियल तो होंगे ही, और अगर दोनों रूट 2 से बड़े हैं तो ऐसा हो सकता है कि दोनों 5 और 5 हो जाएं। इसका मतलब इट्स डी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फिर वो सोचते हैं कि सर अगर दोनों रूट 2 से बड़े हैं तो उनका जो समेशन होगा वो 4 से बड़ा होगा। मैंने कहा बिल्कुल सही, 1 2 से बड़ा, 2 2 से बड़ा, दोनों मिलके 100% 4 से बड़ा। और थर्ड कंडीशन वो लगाते हैं कि इनका प्रोडक्ट ऑफ रूट भी 4 से बड़ा होगा, और कहते हैं इंटरसेक्शन कर लीजिए। पर मैंने कहा देखो बेटा, इससे आपका काम चल नहीं पाया। कैसे? मान लीजिए किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन का एक रूट है 5, और मान लीजिए उसका दूसरा रूट है, नीचे रख देता हूं 4, ऊपर रख देता हूं 7। अब आप फिर मेरे से हो सकता है लौटने लगे कि आपने 7/4 कैसे लिख दिया, 7/4 तो 2 से छोटा है। मैं फिर कह रहा हूं बेटा कि ये मेरी तमन्ना है, ये मेरी आवश्यकता है कि ऐसा हो जाए, उसके लिए मैं कंडीशन लिख रहा हूं। और मैं आपको ये दिखाने जा रहा हूं कि ये जो दूसरा रूट 7/4 लिखा है, भले ये 2 से छोटा है, बताइए क्या दोनों का सम 4 से बड़ा है? अरे अकेले ही 5 अपने आप में सफिशिएंट है। क्या दोनों का प्रोडक्ट 4 से बड़ा है? हां है, साफ दिख रहा है। और क्या d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है? दोनों रूट रियल हैं। तो ये तीनों कंडीशन तो फुलफिल हो गई, लेकिन जो मेरी तमन्ना थी कि ये फुलफिल हो जाए, बोलो वो फुलफिल नहीं हुई। इसका मतलब ये तीनों कंडीशन हमारे अभी इस केस के लिए सफिशिएंट नहीं है। तो बच्चों, जब तक कंपैरिजन 0 से होता है कि दोनों रूट 0 से बड़े, दोनों रूट 0 से छोटे, एक 0 से बड़ा एक 0 से छोटा, एक 0 से बड़ा एक 0 से छोटा, दोनों का मैग्नीट्यूड सेम, तब तक मेरा कॉमन सेंस वाला मेथड चलता है। लेकिन जैसे ही उसकी तुलना किसी और नंबर से होने लगी, अब आप कॉमन सेंस वाले मेथड से नहीं कर सकते, अब आपको जाना ही होगा लोकेशन ऑफ रूट या ग्राफिकल अप्रोच के पास। तो अब हम लोग एक स्टेप और आगे बढ़ के हम लोग बढ़ते हैं ग्राफिकल अप्रोच की तरफ। ऑब्वियस सी बात है,
ग्राफिकल अप्रोच में मुझे ग्राफ्स की आवश्यकता पड़ेगी, तो मैं आपको क्वाड्रेटिक के ग्राफ का भी ओवरव्यू दे देता हूं। लिखा है एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी। तो वाई एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी का जो ग्राफ होता है, बोलो सभी को पता होगा कि वो ग्राफ एक पैराबोला होता है। दैट पैराबोला इज आइदर ओपनिंग अपवर्ड or opening downward, depends upon the value of a. If a is greater than 0, parabola is opening upward, and if a is less than 0, parabola is opening downward. This point is known as vertex of the parabola, and the coordinates of the vertex is minus b by 2a कॉमा माइनस डी बाई 4a। ये सारी बातें मैं मान के चल रहा हूं कि आपको आइडिया है। अब इसके बाद देखो बच्चों, अगर मैं आपसे कहता हूं कि एफ एक्स बराबर ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी है, वेयर ए ग्रेटर देन 0, तो बच्चे कहते हैं ठीक है, पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड। अब मैं यहां पे डी का प्रभाव भी लेने जा रहा हूं। अगर मैं कह दूं कि इसका डी ग्रेटर देन 0 है, या इसका d इक्वल टू 0, या इसका d लेस देन 0, तो आखिर इनके ग्राफ्स पे क्या असर आएगा? अगर इस क्वाड्रेटिक का d ग्रेटर देन 0 है, ये सब कंडीशन इस बात के साथ ही चल रही है कि ए बी सी रियल है एंड a नॉट इक्वल टू 0। तो अगर इस क्वाड्रेटिक का d ग्रेटर देन 0 है, इसका मतलब दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज टू डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। और बच्चों, रूट किसे कहते हैं? कोई भी ग्राफ एक्स एक्सेस को जहां पर भी कट करता है उनको बोलो रियल रूट्स कहते हैं। और अगर इसका d ग्रेटर देन 0 है, मतलब ये जो ग्राफ होगा ये एक्स एक्सेस को दो डिस्टिंक्ट बार काटेगा। अगर d इक्वल टू 0 हुआ तो इसका ग्राफ इनडायरेक्टली बोलूं तो इसको टच करेगा, क्योंकि इसके दोनों रूट आपस में बराबर होंगे। इसका मतलब इसका ग्राफ एक्स एक्सेस को दो कोइंसिडेंट पॉइंट पर काटेगा। और अगर d लेस देन 0 हुआ तो इसका ग्राफ एक्स एक्सेस को कहीं भी कट नहीं करेगा। अब मैं चाहूंगा बच्चों, आप लोग जल्दी से पॉज करके 10 सेकंड के अंदर अपने आप, अगर मैं इसी में a लेसर देन 0 कर दूं तो ग्राफ बना लो, d ग्रेटर देन, d इक्वल टू, d लेस देन। तो अगर d ग्रेटर देन 0 है तो दो डिस्टिंक्ट रियल रूट, d इक्वल टू 0 टचिंग सिचुएशन, और d लेस देन 0 ऐसे करके। तो ये मैंने आपको पैराबोला के ग्राफ बता दिए, वर्टेक्स बता दिया, ओपनिंग अपवर्ड, ओपनिंग डाउनवर्ड, और d का क्या प्रभाव होगा ये मैंने आपको बता दिया। अब मैं लोकेशन ऑफ रूट की तरफ बढ़ूंगा, लेकिन कुछ एक दो बातें जो मैंने आपको अभी बताई हैं उस आधार पर आइए मैं कुछ क्वेश्चंस आपको एक दो कराता हूं। जब भी क्वेश्चन आए तो आपका तरीका यह होना चाहिए कि आप तुरंत एक बार वीडियो को पॉज करें, अपना दिमाग लगाएं, जो भी आपका थॉट प्रोसेस है वो करें, और उसके बाद जब आप अपना मिनिमम एफर्ट कर लें तब आप इस वीडियो को आगे देखना शुरू करें। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है? देयर इज ओनली वन रियल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, ये एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बोलो दी हुई है, लैम्डा एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 9 इक्वल टू 0 हैज टू, ये रही पंच लाइन, हैज टू पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। इसका मतलब ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी हुई है इसके जो दो रूट्स हैं वो पॉजिटिव भी हैं और इंटीग्रल भी हैं। ठीक, तो पूछा है द सम ऑफ दीज टू सॉल्यूशंस इज। तो मैंने इसी सवाल को दिमाग में रखते हुए अभी थोड़ी देर पहले आपको रैशनल रूट की कंडीशन, इंटीग्रल रूट की कंडीशन बोलो एक बार रिव्यू करवाई, क्योंकि इसमें देखिए इस कॉन्सेप्ट का हम लोग प्रयोग करेंगे।
मुझे लैम्डा की वैल्यू कहता है देयर इज ओनली वन रियल वैल्यू ऑफ लैम्डा, जिसके लिए उस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस हो, दो पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशंस हो। तो यहां पे दो इंपॉर्टेंट बातें आई। पहला, सॉल्यूशन बोलो कैसा हो, इंटीग्रल हो। दूसरी बात आई कि पॉजिटिव हो। एक बात मैंने अपनी क्लियरिटी में रख ली, अगर इसके दोनों रूट्स पॉजिटिव हैं तो समेशन ऑफ रूट बोलो पॉजिटिव होगा, प्रोडक्ट ऑफ रूट पॉजिटिव होगा। तो मैं अगर यहां से प्रोडक्ट ऑफ रूट निकालूं तो आ रहा है 9 बाई लैम्डा। दिस इंप्लाइज लैम्डा मस्ट बी ग्रेटर देन 0, छोटी सी बात। और अगर मैं समेशन की बात भी करूं तो समेशन क्या आएगा, 4 बाई लैम्डा, वो भी पॉजिटिव, तो लैम्डा पॉजिटिव। यहां तक तो बोलो डन हुआ। अब मैं आया इंटीजर के पास, तो मैंने जब अपने आप से पूछा कि भाई किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स इंटीजर कब होते हैं, तो बच्चों ने कहा कि सर आपने कहा था पहले वो मोनिक क्वाड्रेटिक हो, मतलब ए जो है वो 1 होना चाहिए। अब यहां पर लिखा हुआ है लैम्डा, वो मुझे अच्छा नहीं लग रहा क्योंकि मेरा मन है कि वो मोनिक बन जाए। तो मैंने एक गेम खेला कि मैंने इस लैम्डा को थोड़ी देर के लिए कुछ 1/k टाइप से एज्यूम कर लिया, जिससे मेरा फायदा क्या हो कि जब मैं लैम्डा को यहां 1/k रख दूं तो मेरी क्वाड्रेटिक बन जाए x² माइनस 4kx प्लस 9k इक्वल टू 0। तो वो चीज मुझे कम से कम थोड़ी सी अच्छी लगनी शुरू हो जाएगी। यहां तक डन है। फिर मेरी आगे मन होगा कि भाई इंटीजर हो, इंटीजर हो। फिर सबसे मेन कंडीशन क्या थी बच्चों, कि इसका जो d होना चाहिए दैट d मस्ट बी परफेक्ट स्क्वायर ऑफ एन इंटीजर। तो अब ध्यान से देखिएगा, अगर मैं इसका d कैलकुलेट करने चलूं तो इसका d क्या आएगा बच्चों, 16k² माइनस 4 इंटू 1 इंटू 9k। और आप चाहोगे कि ये क्या बने, ये किसी इंटीजर का परफेक्ट स्क्वायर बोलो बने। सहमत हैं? थोड़ा सा अलग हट के सवाल है। तो मुझे अब इसको किसी इंटीजर का परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश करनी है। अच्छा एक बात देखो, यहां से क्या कॉमन, बोलो 4, तो अंदर क्या आया 4k² माइनस 9k। इसको बोलो किसी इंटीजर का स्क्वायर होना है बच्चों। अब एक बात देखो, ये जो 4 बैठा हुआ है ये तो परफेक्ट स्क्वायर बनने में समर्थन कर देगा, ये तो 2 का स्क्वायर ही है। तो इसका मतलब अल्टीमेटली अगर इसको किसी इंटीजर का स्क्वायर होना है तो ये मेरे लिए चिंता का विषय नहीं है, ये तो बोलो परफेक्ट स्क्वायर रहेगा ही रहेगा। तो इसकी चिंता मैंने दी छोड़। इसका मतलब अल्टीमेटली मुझे इसको परफेक्ट स्क्वायर बनाना होगा। तो अब इस पे कंसंट्रेट अगर मैं करूं तो 4k² माइनस 9k मस्ट बी ऑफ द फॉर्म, अब मैं उसको i² लिख रहा हूं, i फॉर इंटीजर। अब अगर बच्चों आपको थोड़ी सी यादें हों, कभी आपने थोड़ा सा नंबर सिस्टम पढ़ा होगा, तो हम लोग कभी कभी फोर्सफुली फैक्टराइजेशन करते हैं। मैं चाहता हूं कि ये एक इंटीजर का स्क्वायर बने, तो मैं किसी तरह से इसके फैक्टर करने की कोशिश करूंगा और फिर उसके दो पार्ट को अलग अलग मैच कराने की कोशिश करूंगा। तो जब मैं इसके फैक्टराइजेशन की कोशिश करता हूं तो देखो बच्चों, ये लिखा है 2k का होल स्क्वायर माइनस, अब ये याद है मैं परफेक्ट स्क्वायर बनाने की कोशिश कर रहा हूं, तो ये 2k का होल स्क्वायर हुआ। यहां से 2 अलग रखें, एक 2k को तो ये लेना ही लेना है, तो अंदर बोलो आएगा 9/4। चेक कर लो बच्चों, ठीक है ना। तो देखो ये a² माइनस 2ab, तो b का काम कौन कर रहा है 9/4, तो मुझे इसी का होल स्क्वायर यहां पर ऐड करना पड़ेगा
और उसको बोलो यहां पर भी बच्चों ऐड करना पड़ेगा। ठीक है, तो अब मैं थोड़ा सा स्पेस बना लेता हूं, नहीं तो अगली स्लाइड में जाना पड़ेगा। तो बच्चों ये जो चीज लिखी है ध्यान से देखो, तो ये 2k माइनस 9/4 का होल स्क्वायर बन गई, विच इज इक्वल टू आई स्क्वायर। ये प्लस है बच्चों क्योंकि ये तो मैंने दोनों तरफ ऐड किया ना, तो प्लस 81/16। अब मेन गेम ये देखो ए स्क्वायर, और अगर इस आई को इधर ले आऊं तो ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बनेगा। तो अगर मैं इधर लाकर फैक्टर कर दूं तो आएगा 2k माइनस 9/4, 2k माइनस 9/4 माइनस आई इंटू 2k माइनस 9/4 प्लस आई इज इक्वल टू 81/16। कंफर्टेबल बच्चों? अब इस 16 को मैं अगर इधर की ओर फेंक दूं तो यहां 81 बचेगा, और इस 16 में 4 वाला हिस्सा बोलो मैं इन दोनों को दे देता हूं, जिससे कि उधर जो है वो मेरा कम से कम बोलो क्या बन जाए, इंटीजर बन जाए। तो मैंने क्या किया, इस 4 को यहां दे दिया, तो ये बन गया 8k माइनस 9 माइनस 4i इंटू 8k माइनस 9 प्लस 4i विच इज इक्वल टू 81। यहां तक कंफर्टेबल? तो अब देखिए, ये एक इंटीजर, ये एक इंटीजर, और इन दोनों का प्रोडक्ट मुझे 81 बनाना है। तो इसका मतलब ये जो दोनों नंबर होंगे वो 81 के डिवाइजर होंगे। अगर 81 के डिवाइजर हैं तो क्या क्या हो सकता है? पहली संभावना 1 और 81, दूसरी संभावना 3 और 27। अब आप ज्यादा से ज्यादा 9 और 9 लेने की कोशिश करेंगे, लेकिन मैं ये अभी बता दूंगा कि ये हो नहीं पाएगा। फिर कुछ कहें 27 इंटू 3, 81 इंटू 1, या बच्चे ये भी कह सकते हैं कि सर -1 इंटू -81, -3 इंटू -27, यही सारे निगेटिव। ठीक बात है? मैंने कहा हाँ बिल्कुल सही कह रहे हो। अब मेरी बात देखना, एक फीलिंग के आधार पर 8k माइनस 9, 8k माइनस 9, इसके पास -4i, इसके पास 4i। तो अगर मैं मन में i को पॉजिटिव ले लूं, क्योंकि देखो ये i का स्क्वायर लिखा था, तो चाहे ये 50 का स्क्वायर होता या -50 का स्क्वायर होता, बात तो सेम ही आती। तो मैं एक बार में अगर i को पॉजिटिव कंसीडर कर लूं तो ये नंबर बड़ा होगा, ये नंबर छोटा होगा। तो इसका मतलब जो वो मैं पलट के केस लेने वाला था 81 इंटू 1, वो मुझे लेने की अब जरूरत बोलो नहीं पड़ेगी। तो अब मैं ऐसे दिखाता हूं बच्चों, अगर मैं इसको मान लो 1 के बराबर कर दूं, इसको मान लो 81 के बराबर कर दूं, तो इनडायरेक्टली बोलो तो दो इक्वेशन मेरे सामने आ रही हैं। मैं थोड़ा यहां लिख देता हूं, क्या 8k माइनस 9 माइनस 4i और 8k माइनस 9 प्लस 4i कभी बराबर 1 कभी 81। अब एक बात देखो बच्चों, अगर मैं इनको मान लो सब्ट्रैक्ट कर दूं, जिससे कि ये भी कटे और आ जाए 8i, मतलब सब्ट्रैक्ट करने के बाद नंबर मस्ट बी मल्टीपल ऑफ 8 होना चाहिए। तो अगर मैं 81 और 1 लेता तो सब्ट्रैक्ट करने के बाद बोलो 80 आता, जो कि बोलो इसका मल्टीपल होता। इसका मतलब इस केस में हमारे i की वैल्यू बोलो आ जाती 10, और तुमने इस समय छोटे वाले को बोलो 1 मान रखा होता। ठीक है ना, इस समय तुमने 1 इंटू 81 ही तो लिया है, तो छोटे वाले को 1 माना होता। अब देखो, अगर i तुम्हारा 10 हो गया तो ये बना -40, ये -9 -49, और इधर जाके बन गया बोलो 50। तो 8 के बराबर 50।
अब 8 के बराबर 50 तो के बोलो हमारा इंटीजर ही नहीं आ पाता, कि हमारा इंटीजर ही नहीं आ पाता, क्योंकि इन दोनों को इंटीजर तो बोलो करना ही था ना। समझ रहे हैं आप मेरी बात? तो ये वाला केस जो है वो मेरे को इंटीजर नहीं प्रोवाइड कर पाता। अगर मैं सेकंड केस में बढ़ता, जब मैं मान लीजिए इसको कंसीडर करता, बोलो क्या 3, और इसको कंसीडर करता 27, अब जब मैं सब्ट्रैक्ट करता तो ये आता 24, आई की वैल्यू आती बोलो 3, आई की वैल्यू अगर 3 आती तो -12 -21, उधर जाके 24, और अब बोलो के की वैल्यू निकल के आती 3। बोलो क्लियर है बच्चों? आप पिछले वाले केस को समझ पाए कि नहीं समझ पाए? पिछले वाले केस को फिर समझा देता हूं एक बार। जब हमने 1 और 81 लिया था, तब मेरे आई की वैल्यू आई थी 10, और यहां से 8k की वैल्यू आई थी 50। लेकिन बेटा इन दोनों को इंटीजर होना चाहिए था, तो यहां पर 8k अगर 50 होता तो 4k तो 25 बन के इंटीजर आ जाता। लेकिन ये जो 9k होता, बोलो वो इंटीजर नहीं आ पाता। इस वजह से मैंने इस केस को रूल्ड आउट किया। यहां देखो फायदा आ गया, I3 K3, और अगर K3 है तो दोनों ही परिस्थितियों में देखो ये इंटीजर बन गया। क्लियर है बच्चों? इसका मतलब मेरे k की वैल्यू निकल कर आ रही है 3, और अगर k की वैल्यू 3 है तो आखिर ये इक्वेशन क्या बनेगी? x² माइनस 12x प्लस 9 तिये 27 बराबर 0। और उसने पूछा है द सम ऑफ दीज टू सॉल्यूशंस इज, तो इनका सम बोलो निकल कर आएगा 12। तो इसका जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी। तो कभी कभी जब आईआईटी थोड़ा सा ज्यादा पगला जाता है तो फिर वो अपना स्तर तोड़ने लगता है। अब आप हो सकता है कहें कि सर ये तो काफी कैलकुलेटिव सवाल हो गया। हाँ हुआ, लेकिन आप एक बात मान के चलिए, आप ये क्लेम नहीं कर सकते कि सर आईआईटी में 1 घंटे में एडवांस की बात करूं तो 16 सवाल आते हैं, इसका मतलब मेरे पास एक सवाल को करने के लिए लगभग 3.5 मिनट के आसपास हैं, तो हर सवाल 3.5 मिनट में हो जाए। ऐसा नहीं होता बच्चों। कभी कुछ क्वेश्चन ऐसे भी होते हैं जो हो सकता है तुम केवल देख के 30 सेकेंड्स या 1 मिनट या 2 मिनट में कर दो, तो वो जब 3.5 से कम हो रहा है, इसका मतलब लॉ ऑफ एवरेज काम करता है कि अगर कोई सवाल 2 मिनट में हुआ 3.5 से 1.5 मिनट कम, तो कोई ऐसा सवाल भी मिलेगा जो हो सकता है 5 मिनट ले। तो यहां हम लोगों की कोशिश यह है कि अब आपको दुनिया दिखाई जाए कि दुनिया कितनी बड़ी है, कि इस प्रकार के थॉट प्रोसेस भी आपको लगाने पड़ते हैं। ये जो फोर्सफुली फैक्टराइजेशन का कॉन्सेप्ट है, ये बहुत काम में आता है बच्चों। आइए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन एक जो दिया गया है, ये मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। एक बार आप सवाल को देखें, और हो सकता है इस सवाल को देख के आपके मन में निश्चित रूप से ये आए कि सर ने अभी लोकेशन ऑफ रूट तो मुझे बताया नहीं, जबकि यहां पर जो भी पूछा जा रहा है कि इफ m लेस देन 5 देन एग्जैक्टली वन रूट इज स्मॉलर देन -1, स्मॉलर देन -2 बोथ। मैंने कहा मैं यही तो बताना चाह रहा हूं। अगर मैं आपको लोकेशन रूट पहले ही बता देता तो आपके मन में एक ही विश्वास होता कि अब मुझे इसके रूट्स को, दोनों रूट्स को -1 से छोटा करना है। क्योंकि मुझे ऐसे याद आ रहा है कमेंट्स में एक बच्चे ने यह लिखा था कि सर वो ग्राफिकल टाइप के जो सवाल होते हैं उसमें परेशानी आती है, और उसको बेटा समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि उसके बिना काम नहीं चलेगा। तो आइए मैं आपको एक थॉट प्रोसेस दिखाता हूं, आपको अच्छा लगेगा, और आप इस थॉट प्रोसेस को ज्यादा से ज्यादा इस्तेमाल करने की कोशिश कीजिएगा। पहले 1-2 बेसिक बातें मैं आपके सामने और रख देता हूं। अच्छा, रियल रूट्स का क्या सिग्निफिकेंस है? तो आप समझते हो, अगर मैं fx इक्वल टू 0 के रियल रूट्स की बात करूं तो इसका मतलब होता है कि fx x एक्सेस को जहां जहां कट कर रहा है यही बोलो इसके रियल रूट्स हैं। और बच्चों अगर मैं कभी कहूं
कि एफ एक्स बराबर जी एक्स के रियल रूट्स का क्या सिग्निफिकेंस है, तो आपको तुरंत कहना चाहिए कि मैं पहले एफ एक्स का ग्राफ बना लूं, फिर मैं जी एक्स का ग्राफ बना लूं, और एफ एक्स और जी एक्स के ग्राफ एक दूसरे को जहां इंटरसेक्ट करेंगे यही बोलो इसके रियल रूट्स होंगे। तो ये बड़ी नॉर्मल सी बात है, आपको पता है, ये बात तो पता होती है कि हाँ ये बड़ी नॉर्मल सी बात है कि एफ एक्स बराबर जी एक्स के सोल्यूशन का मतलब होता है कि एफ एक्स का ग्राफ और जी एक्स का ग्राफ एक दूसरे को जहां जहां काटेंगे। लेकिन लगाऊं कैसे? मैंने कहा यही अब देखिए मैं आप लोगों को बताने की कोशिश करने जा रहा हूं। कहता है फॉर द क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 2 माइनस एम एक्स माइनस 4 इक्वल टू 0 इन एक्स, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को एक्स में कंसीडर किया गया है, आइडेंटिफाई द करेक्ट स्टेटमेंट, इनके आधार पर, और ये 1 और मोर देन 1 करेक्ट होगा। और ये 1 और मोर देन 1 करेक्ट होगा। तो बच्चे क्या सोचते हैं कि एग्जैक्टली 1 रूट स्मॉल, अब उनको क्या मन में आएगा, सर इसका ग्राफ एक पैराबोला होगा जिसका मुंह ऊपर होगा, और आप अगर ये कह रहे हैं बोथ रूट्स स्मॉलर देन -1, इसका मतलब -1 यहां होगा, दोनों रूट्स ये होंगे। अभी मैं थोड़ी देर बाद आपको लोकेशन ऑफ रूट पढ़ाऊंगा, वरना बच्चे क्या कहेंगे, सर डी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 एंड एफ ऑफ -1 इज ग्रेटर देन 0 एंड इसका जो वर्टेक्स है -b/2a मस्ट बी लेस देन -1, तीनों का इंटरसेक्शन कर लेंगे सर। मैंने कहा बिल्कुल, और गारंटी से हो जाएगा। पर मैंने कहा जिस सवाल को मान लो मैं 1 मिनट में कर सकता हूं, तुम हर एक ऑप्शन को करने में 1.5 2 मिनट लगाओ, तो फिर जीत किसकी? मेरी। भाई आईआईटी इतना ज्यादा स्ट्रेटजिकल एग्जाम हो गया है कि टाइम सेविंग अपने आप में ट्रिक है। तो बच्चे समझ नहीं पाते इसमें ऐसी ये कौन सी ट्रिक लगाने वाले हैं भाई। तो मैंने कहा पॉज करके जितना भी आप ब्रेनस्टॉर्मिंग कर सकते हैं करिए, और फिर आप देखिए मेरे सोल्यूशन को। ठीक, मैं तो आगे बढ़ रहा हूं, आप अनपॉज करके फिर देख लीजिएगा। मुझे इस इक्वेशन के रूट्स की बात करनी है, और इसमें पैरामीटर कौन पड़ा है? m। तो मैंने इस इक्वेशन को कैसे लिखा बच्चों? एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 4 बराबर mx, जिसको आप एक साथ क्वाड्रेटिक देख रहे हो, उसमें से मैंने क्या किया, पैरामीटर वाला हिस्सा एक तरफ कर दिया और बाकी बोलो एक तरफ कर दिया। तो अब इसके सॉल्यूशंस का मतलब आप इसको डील कर रहे थे एफ एक्स बराबर 0 की तरह, और मैंने इसको डील कराने लगा एफ एक्स बराबर जी एक्स की तरह। तो इसके रूट्स का मतलब क्या हुआ, इसका और इसका इंटरसेक्शन। और ग्राफ तो मुझे आता ही है, तो मैं अगर इसका ग्राफ ड्रॉ करता हूं, आइए जरा देखें, तो मैं ये पैराबोला वाला ग्राफ यहां से ड्रॉ कर लेता हूं। मैंने ये ग्राफ कुछ तो फ्री हैंड ही है ये, ठीक है। मैंने इसका ग्राफ देखो ड्रॉ करना शुरू किया, तो बच्चों इसका वर्टेक्स क्या आएगा, -b/2a मतलब -1, और -1 पर इसकी वैल्यू आ गई -5। तो ये जो पैराबोला आपका बनेगा, ये पैराबोला कुछ इस प्रकार से बोलो बन गया बच्चों। इसका जो वर्टेक्स है वो आ रहा है -1 -5, ओके। और मैंने एक बात और देख ली है, इस फंक्शन की 0 पर वैल्यू देखो -4 आ रही थी, तो 0 पर वैल्यू ये देखो -4 मतलब नीचे बना ली। तो ये ग्राफ तो बोलो मेरा फिक्स हो गया। लेकिन ये जो बैठा हुआ है mx, ये किस चीज की इक्वेशन है? अरे तो कोई भी समझ गया कि सर ये तो स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है पासिंग थ्रू ओरिजिन, और स्लोप उसका लगातार वेरी कर रहा है। स्लोप जो होगा वो लगातार वेरी करेगा। इसका मतलब अगर ये ओरिजिन है तो ये लाइन बोलो कुछ ऐसे घूमते घूमते बोलो दिखेगी।
तो ओरिजिन तुम्हारा कहां बैठा हुआ है? बोलो ये बैठा हुआ है। तो अब इस ओरिजिन से गुजरने वाली लाइनें बोलो ऐसे घूम रही होंगी, और वो लाइन इस पैराबोला को जहां जहां काटेंगी वही बोलो मेरे रूट्स होंगे। अब समझना, इसने क्या बोला है? इफ m लेस देन 5 देन एग्जैक्टली वन रूट इज स्मॉलर देन -1। तो ये -1 में इंटरेस्ट है, और ध्यान देखो -1 यही तो है। मतलब ये कह रहा है कि ये लाइन और ये पैराबोला एक दूसरे को एग्जैक्टली एक बार कट कर रहे होंगे -1 के पहले। मैंने कहा मेरा सारा सवाल एक बार में बोलो खत्म हो गया। कैसे? तुम एक बात देखो बच्चों, अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं तुम्हारे सामने ओरिजिन से इसको मिलाने वाली, अरे ये क्यों खिंच गई? अगर मैं एक लाइन ड्रॉ करूं ऐसे करके, देखिए, जो कि ओरिजिन से और इस वर्टेक्स से पास हो रही है, तो बच्चों अगर मैं इस लाइन का स्लोप निकालने की तैयारी करूं तो ये तो 0 0 है, ये -1 -5, तो आप समझ जाओ तो इसका स्लोप बोलो 5 निकल कर आ रहा है। और अगर मैं इस m इज इक्वल टू 5 की बात करूं तो ये लाइन जो है वो इस पैराबोला को बोलो 2 बार काट रहा है, एक बार यहां और एक बार यहां। इसका मतलब इसका एक रूट तो बोलो खुद -1 होगा, और जबकि दूसरा वाला रूट बोलो इनडायरेक्टली पॉजिटिव होगा। अब उसने जब ये कहा है m लेस देन 5, इसका मतलब वो इस लाइन के स्लोप को 5 से कम कर रहा है। तो मेरी बात महसूस करना, इसका स्लोप कितना है? 5। और स्लोप अगर मुझे कम करना है तो टेढ़ापन छोटा करना होगा। अरे खुद सोचो बेटा, अगर मैं एक लाइन तुम्हारे सामने ऐसे खींच दूं तो इस लाइन का जो बोलो स्लोप निकल के आएगा वो 5 के मुकाबले तो बोलो कम ही आएगा ना। तो अगर उसने कहा है m इज, अगर उसने कहा है m इज लेस देन 5, इसका मतलब वो इस लाइन को ऐसे करना चाहता है। और अगर उसने कम टेढ़ा, अरे अगर उसने कम टेढ़ा किया तो लाइन बोलो ये बनी, और इस लाइन ने पैराबोला को 2 बार काटा। 100% एक इंटरसेक्शन पॉइंट बोलो इसके इधर होगा, और एक इंटरसेक्शन पॉइंट बोलो इधर होगा। तो अब आप सोच के बताओ कि अगर मैंने लाइन को कम टेढ़ा कर दिया, मतलब m लेस देन 5 हो गया, देन एग्जैक्टली वन रूट इज स्मॉलर देन -1। तो क्या एग्जैक्टली वन रूट लेस देन -1 होगा, मतलब एक ही बार काटेगा। तो साफ दिख रहा है एक उधर काट रहा है, एक इधर काट रहा है, तो एक बोलो -1 से छोटा, एक बोलो उधर चला गया। इसका मतलब पहला ऑप्शन बोलो मेरा सही। बोलो डन। अब मैं सारे देख लेता हूं। इफ m लेस देन 5, अभी भी उसने लेस देन 5 ही कहा है, बोथ रूट्स स्मॉलर देन -1। अबे लेस देन अगर 5 कर दिया, एक उधर काट रहा है एक इधर काट रहा, दोनों कहां से -1 से छोटे हो जाएंगे। इसका मतलब ये ऑप्शन बोलो गलत। नेक्स्ट, इफ m ग्रेटर देन 5 देन बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन -1। फील करिए, ये 5 की लाइन है। अब अगर मैं स्लोप बढ़ाता हूं तो मैं ऐसे कर रहा हूं, मैं कलर चेंज करके आपके सामने दिखाने की कोशिश करता हूं। मतलब अब लाइन कुछ ऐसे हो गई। तो एक बार इस लाइन ने बोलो यहां काटा, और जो दूसरा इंटरसेक्शन होगा ये पैराबोला ऐसे ऊपर जाकर बोलो यहां काटेगा, और जो दोनों इंटरसेक्शन पॉइंट होंगे वो -1 के इधर की ओर ही आ रहे हैं। इसका मतलब इफ m ग्रेटर देन 5 देन बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन -1। बोलो सत्य। और अब आखिरी को पढ़ो, रूट्स आर डिस्टिंक्ट रियल नंबर्स फॉर ईच m बिलोंग्स टू r। मतलब चाहे आप m को कुछ भी ले लें, हर हाल में जो रूट्स होंगे वो रियल और डिस्टिंक्ट होंगे। खुद देखो, कुछ भी m ले लो, मतलब ये लाइन ऐसे करके घूम रही है, तो क्या हर लाइन जो बोलो होगी वो इसको 2 डिस्टिंक्ट बार काटेगी ही काटेगी। कुछ बच्चे दिमाग लगा के कहते हैं सर अगर मैंने ये खींच लिया, अरे ये लाइन जो होगी ये तो बोलो पैरेलल टू द y एक्सेस है, तो x इक्वल टू समथिंग होगी।
जबकि अगर मैंने लाइन y बराबर mx दे रखा है तो उसमें y के टर्म को तो होना चाहिए, और वैसे भी इसका स्लोप कितना होता है, नॉट डिफाइंड। और इस लाइन के अलावा जरा सी भी लाइन अगर तुमने टेढ़ी कर दी तो 100% वो लाइन इस पैराबोला को दो डिस्टिंक्ट बार काटेगी ही काटेगी। इसका मतलब ये कथन भी मेरा पूर्णतः सत्य है। तो आप जितना ज्यादा हो सके सवालों को ग्राफिकल मोड पर ले जाएं, उससे क्या होगा, केवल लाइन का वेरिएशन देख देख कर आप उसकी हैंडलिंग कर पाएंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन एक जो मेरे को दिया गया है, इसके पहले अब मैं एक काम करता हूं, अब मैं आपको जल्दी जल्दी लोकेशन ऑफ रूट गो थ्रू करा ही देता हूं। लोकेशन ऑफ रूट्स, मैं जिसको ग्राफिकल अप्रोच के नाम से भी जानता हूं। अब इसमें बताने को तो लोग एक केस, दो केस, तीन केस, तमाम केस बोलो बताते रहते हैं। मेरा उनसे यह कहना होता है कि देखो, अगर समझ में आना होता है तो पहले 3 केस में समझ में आ जाता है, दैट्स इट। इसके बाद कुछ भी, और खास बात यह है कि इसमें एक भी चीज रटने वाली नहीं है। जिसने ग्राफ को आत्मसात कर लिया उसके बाद बोलो कोई टेंशन नहीं होती। मेरे को एक क्वाड्रेटिक दी गई ax² + bx + c, कहता है a b c बिलोंग्स टू r। अब इसके 2 रूट्स होंगे, एक अल्फा और एक बीटा। कहता है केस 1, कंडीशन डेवलप कीजिए कि एक रूट के से बड़ा हो, दूसरा रूट के से छोटा हो। तो मैंने कहा चलो, अब आपको कुछ नहीं, सब ग्राफ में घुसना है। तो सबसे पहले इसका ग्राफ बनाओ। बच्चे कहते हैं सर इसका ग्राफ क्या होगा, पैराबोला। मैंने कहा बिल्कुल ठीक, कैसा होगा? कहते हैं सर यार ये तो पता नहीं, क्योंकि वो तो ए पे डिपेंड करेगा और ए के बारे में जानकारी नहीं। तो वो कहते हैं सर मैं 2 केस बनाऊंगा, a ग्रेटर देन 0 पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, a लेस देन 0 पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड। मैंने कहा ना, ध्यान सुन, मैं क्या कहता हूं बच्चों को, कभी भी ऐसा कोई भी सवाल आए तो स्टेप 1 मैं बच्चों को कसम खिलाता हूं कि कन्वर्ट द क्वाड्रेटिक इनटू मोनिक, कन्वर्ट द क्वाड्रेटिक इक्वेशन इनटू मोनिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन। आप इसको सबसे पहले मोनिक क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कन्वर्ट करें। क्या करके? बाय डिवाइडिंग बाय ए, बाय डिवाइडिंग बाय ए। तो जैसे ही तुमने ए से डिवाइड कर दिया, इक्वेशन आ गई x² + bx + c बराबर 0। बच्चे कहते सर लिखिए x² + b/a c/a। तो मैंने कहा यार b/a को मैंने एक नया नाम दे दिया b, एक नया नाम दे दिया c। फायदा, जैसे ही बोलो a से डिवाइड कर दिया, लीडिंग कोफिशिएंट 1 हो गया, वो झंझट खत्म। पैराबोला इज ऑलवेज ओपनिंग अपवर्ड। तो आपने देखा होगा कई सारे लोग ऐसी कंडीशन लिखवाते हैं a × f of k < 0। निश्चित रूप से आप लोगों ने पढ़ा होगा, मैं कभी बच्चों को इन झंझट में पढ़ने ही नहीं देता। मैंने कहा स्टेप 1, ए से भाग लगा दे। ए से भाग लगाते ही बोलो मोनिक क्वाड्रेटिक हो जाएगी, मोनिक क्वाड्रेटिक होते ही बोलो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड बनेगा। और अब मैं शुरू करता हूं। तो जब मैंने इसका ग्राफ ऐसे बना लिया, अब आप चाहते हैं कि एक रूट के से बड़ा, एक रूट के से छोटा, तो मैंने खट से ऐसे बनाया। ये जो मेरे पॉइंट्स होंगे वो तो रूट्स हैं, तो मैंने इसका नाम रख दिया अल्फा, इसका नाम रख दिया बोलो बीटा, और के जो होगा वो अल्फा बीटा के बीच में होगा। क्या बीच का मतलब मिड? मैंने कहा ना, बीच का मतलब तो कहीं भी हो सकता है, यहां हो, यहां हो, यहां हो, यहां हो, कहीं हो। तो मैंने कहा किसी भी एक जगह मैं बोलो मार्क कर लेता हूं। बोलो डन। अब शुरुआत करते हैं कंडीशन लगाना। कंडीशन देखो वैसे ही लगेंगी जैसे अभी हम लोगों ने कॉमन सेंस में थोड़ा सा लगाया था। पहली कंडीशन सबसे पहले डी की लगेगी। अगर मैं कह रहा हूं एक रूट 2 से बड़ा, एक रूट 2 से छोटा, तो ये तो तय है ना कि दोनों रूट्स रियल हैं। और अगर दोनों रूट्स रियल हैं तो इसका मतलब डी मस्ट बी ग्रेटर देन 0 इक्वल टू, क्यों नहीं लगाया, एक रूट के से बड़ा, एक के से छोटा, तो दोनों आपस में बराबर नहीं हो सकते। दैट्स इट।
अब इसके बाद अब वहां से सरेंडर कर देना, कहां से, कॉमन सेंस से। कॉमन सेंस में इसके बाद हम लोग समेशन ऑफ रूट और प्रोडक्ट ऑफ रूट के बारे में विचार करते थे, यहां कोई विचार नहीं, यहां अब कुछ नहीं इधर उधर देखना, केवल ग्राफ को देखना। बताइए के पर फंक्शन की वैल्यू कहां आ रही है, ऊपर या नीचे? एक बात मुझे तो पता ही होगी, ये ग्राफ बनाए, ये वो पॉइंट है जहां पर फंक्शन की वैल्यू क्या है, 0। यहां पे फंक्शन की वैल्यू ऊपर है तो पॉजिटिव, यहां पर नीचे निगेटिव, यहां पर 0। तो यहां स्पष्ट दिख रहा है के पर फंक्शन की वैल्यू कैसी, निगेटिव। तो मैं तुरंत कहूंगा द वैल्यू ऑफ फंक्शन एट के इज लेसर देन 0। अब बच्चों, कंडीशन लगाने के बाद हम रुक कर अपने आप से जरूर पूछते हैं कि क्या यह कंडीशन अपने आप में पर्याप्त है। जब आपने केवल d ग्रेटर देन 0 लगाया था तो d ग्रेटर देन 0 केवल रूट को रियल कर रहा था, डिस्टिंक्ट कर रहा था, अभी k से लेना देना नहीं था। लेकिन अगर तुमने एफ के लेस देन 0 कह दिया तो क्या काम हो गया? मैंने कहा ऐसे सोचा करो, तब आप ये मत देखना, पहले इसको देखना केवल। d ग्रेटर देन 0 मतलब ग्राफ x एक्सेस को 2 बार तो काट चुका। अब f ऑफ k अगर लेस देन 0 है, इसका मतलब k पर फंक्शन की वैल्यू निगेटिव है, तो क्या बोलो k यहां हो सकता है? नहीं। क्यों? क्योंकि अगर k यहां होता तो फंक्शन की वैल्यू तो ऊपर आके पॉजिटिव हो जाती। क्या k यहां हो सकता है? अभी भी नहीं हो सकता, क्योंकि यहां पर भी वैल्यू पॉजिटिव। तो k जो भी होगा वो इसी इलाके में तो होगा, और अगर k इस इलाके में है तो बोलो एक रूट 100% k से बड़ा और एक रूट k से छोटा, और वही बोलो हमारे लिए रिक्वायर्ड है। इसका मतलब इन दो कंडीशन से मेरा काम चल जाएगा। तो इन दो कंडीशन को लगाकर मैं उनका इंटरसेक्शन कर लूंगा। बोलो डन। मैंने फिर कहा समझ में आना होता है तो बच्चों को केवल 3 केस में आ जाता है और कुछ नहीं रटना पड़ता, केवल ग्राफ बनते ही सारी कंडीशन बोलो लिखते चले जाते हैं। और वही आपको भी बोलो सीखना है कि ग्राफ से हम लोग सारी कंडीशन लिख ले जाएं। तो पहली कंडीशन के बाद इसमें केवल एक ही नंबर था 2 से बड़ा 2 से छोटा। अब सेकंड जो सबसे इंपॉर्टेंट केस आता है वो भी समझ लें। मैं कहता हूं कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के जो 2 रूट्स हैं अल्फा और बीटा, बोथ आर ग्रेटर देन k1, बोथ आर ग्रेटर देन k ही लिख देता हूं केवल, बोथ आर ग्रेटर देन k। डन है? तो मैंने कहा कुछ मुझे अब रटने की जरूरत नहीं है, ग्राफ बनाओ, गेम खेलो, खत्म। मोनिक तो पहले ही बना चुका, मोनिक बना चुका तो तुरंत बोलो मैंने ग्राफ ऐसे बना लिया, जहां जहां काटा उनका नाम रख दिया अल्फा बीटा। फिर आपने कहा कि बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के, दोनों रूट्स अगर के से बड़े हैं तो के बोलो यहां कहीं होगा। बोलो क्लियर? अब मैं कंडीशन लिखनी शुरू करता हूं। ग्राफ केवल देखना है, काम खत्म। क्या दोनों रूट्स रियल हैं? जब तुमने कहा बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के तो स्वाभाविक है बोथ रूट्स आर रियल। तो मैं कंडीशन लगाऊंगा डी मस्ट बी ग्रेटर देन 0। और अब सोचकर, अगर दोनों रूट मान लो 5 से बड़े हैं, तो अगर दोनों रूट 5 से बड़े हैं तो क्या 6 और 6 हो सकते हैं? हाँ, तो अब की बार तो ये ग्राफ एक्स एक्सेस को टच भी कर सकता है, मतलब d ग्रेटर देन इक्वल टू 0। फर्स्ट के बाद पहली कंडीशन d की आती है, सेकंड कंडीशन सीधे एफ के की आती है, फंक्शन पर k की वैल्यू। तो f ऑफ k की अगर मैं बात करूं तो देखो k पर फंक्शन की वैल्यू ऊपर दिख रही है, इसका मतलब k पर फंक्शन की वैल्यू जो है वो पॉजिटिव है। तो f ऑफ k ग्रेटर देन 0। अब सबसे मेन मुद्दा कि क्या इन दो कंडीशन से मेरा काम चल जाएगा? तो मैं रुक कर अपने आप से पूछता हूं, d ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का इसका मतलब ग्राफ ऐसा या ऐसा होगा। और अब आपने कहा एफ के ग्रेटर देन 0, तो एफ के जो ग्रेटर देन 0 है उस समय के कहां हो सकता है? बताओ, क्या के यहां हो सकता है?
तो कुछ बच्चे क्लास में मुझसे कहने लगते हैं नहीं हो सकता सर, नहीं हो सकता। मैंने कहा क्यों? कि सर इसलिए क्योंकि दे रखा है कि के रूट से छोटे हैं, तो उधर कहां से हो जाएगा? मैंने कहा बेटा ये रीजन नहीं देना है, क्योंकि वो तो तुम चाहते हो कि ऐसा हो जाए, जबकि यहां पर मैं ये कह रहा हूं कि एफ ऑफ के जो है वो ग्रेटर देन 0 है। और अगर मान लो मैं के को यहां बनाऊं तो बोलो क्या के की फंक्शन की वैल्यू बोलो ऊपर आ रही है? तो हां आ रही है। इसका मतलब एफ के ग्रेटर देन 0, तो इस के को भी अप्रूव कर दे रहा है, इस के को भी अप्रूव कर दे रहा है। बीच में बोलो नहीं हो सकता, क्योंकि बीच में अगर के बनाते तो वैल्यू निगेटिव आ जाती। इसका मतलब एफ के ग्रेटर देन 0 ने तो मुझे दो लोकेशन अप्रूव करवा दी, इधर भी और इधर भी। मुझे चाहिए क्या? कि के इधर ही हो, तो ये हमको स्वीकार नहीं है। इसका मतलब अभी इन दो कंडीशन से भी मेरा काम नहीं चल पा रहा। तो ये देखिए तीसरी कंडीशन आई, जो इसका वर्टेक्स होगा, जिसका एक्स कोऑर्डिनेट होता है -b/2a, दैट एक्स मस्ट बी, अगर के इधर है तो थर्ड कंडीशन इज -b/2a मस्ट बी ग्रेटर देन के। और अब ये के वाला पोजीशन डिसअप्रूव हो गई, तो अब केवल यही स्वीकार हुआ, तो बोलो मेरा इससे काम चल जाएगा। बोलो डन। मुझे उम्मीद है कि जितना जैसे जैसे आप ग्राफ को स्वीकार करते जाएंगे, खटाखट कंडीशन लिखेंगे, अब आप जल्दी से वीडियो पॉज कीजिए और कंडीशन लिखिए, बोथ रूट्स आर ग्रेटर देन के। मैं नहीं रुक रहा हूं, मैं बढ़ता जा रहा हूं। आप पॉज करके पहले कॉपी पे लिखिए और उसके बाद मुझे कमेंट बॉक्स में थम्स अप करके बताइए कि क्या आप इसकी सारी कंडीशंस को लिख पाए हैं। मैं खटाक से लिख देता हूं। पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, ये बोलो मेरे रूट्स हो गए अल्फा बीटा, दोनों रूट्स अब की बार, अच्छा यहां पर भी मैंने दोनों रूट्स बड़े ही कहे थे, तो यहां पर मैं चाहता हूं कि दोनों रूट्स छोटे हों, तो जो के होगा वो इससे बड़े यहां पर आ गए। और मैं खट से कंडीशन लिख रहा हूं, डी मस्ट बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, एफ ऑफ के मस्ट बी ग्रेटर देन 0, एंड थर्ड कंडीशन -b/2a मस्ट बी लेसर देन के। और ये तीनों कंडीशन एक साथ आप लगा देंगे तो आपको मिल जाएगी। अब मैं चौथी कंडीशन, पांचवी कंडीशन खटाखट लिख दे रहा हूं, आप वीडियो को पॉज करके अपने आप लिखिएगा। फोर्थ कंडीशन जो मैं लिखने जा रहा हूं, अभी तक मैं केवल एक पैरामीटर दे रहा हूं के, अब मैं देने जा रहा हूं दो पैरामीटर। मान लीजिए किसी क्वाड्रेटिक के दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा, और कहता है कि k1 एंड k2 बोथ लाइज बिटवीन अल्फा एंड बीटा, बोथ k1 एंड k2 लाइज बिटवीन अल्फा एंड बीटा। तो आइए खट से मैं इसका ग्राफ बनाता हूं। मोनिक तो बोलिए मैं पहले ही बना चुका हूं। तो पैराबोला ओपनिंग अपवर्ड, मैंने रूट्स को मार्क कर लिया। अब की बार k1 k2 रूट्स के बीच में है। बोलो डन। आप लोग पॉज करके लिखिएगा जरूर, मैं फटाक से लिख रहा हूं। अब एक खास बात देखिए, इसमें बच्चे कैसे लिखते हैं, सर डी ग्रेटर देन 0, फिर लिखते हैं एफ ऑफ k1 लेस देन 0, फिर लिखते हैं एफ ऑफ k2 लेसर देन 0, और फिर कुछ ढूंढने लगते हैं ये। मैंने कहा बेटा यहां पर तो आप केवल ये दो कंडीशन ही लगा दें, ये भी अपने आप में पर्याप्त हैं और कोई डी की भी आवश्यकता नहीं है। बच्चे कहते हैं क्यों सर, रूट्स रियल कैसे होंगे? मैंने कहा एक बात बताओ, तुमने कह रखा है पैराबोला का मुंह ऊपर है, और फिर तुमने कह दिया एफ ऑफ k1 लेस देन 0, मतलब k1 पर फंक्शन की वैल्यू नीचे है और फंक्शन को जाना ऊपर है, क्योंकि मुंह ऊपर है तो 100% एक्स एक्सेस को काटेगा ही काटेगा, बिना काटे रह ही नहीं सकता। तो यहां पर डी की भी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, और k2 पर भी फंक्शन की वैल्यू
निगेटिव है, तो ये ग्राफ यहां तो नीचे ही रहेगा, बाद में कहीं ऊपर जाएगा, तो एक रूट ऑब्वियसली K2 से बड़ा, मतलब जो भी बड़ा है उससे बड़ा, और एक छोटे से छोटा हो जाएगा। केस नंबर 5, ठीक, आप लोग पॉज कीजिएगा, लिखिएगा, फिर मैच कराइएगा। बोथ रूट्स लाइज बिटवीन K1 एंड K2। अच्छा, एक बात मेरे मन में आ गई और सुन लो, क्योंकि मोस्टली बच्चे कहीं ना कहीं एक बात मुझसे जरूर कहते हैं, सर आप दोनों अलग अलग निगेटिव क्यों दिखा रहे हैं, हम क्यों ना f ऑफ K1 इंटू f ऑफ K2 को ग्रेटर देन 0 दिखा दें। आप अलग अलग दिखा रहे हो, f ऑफ K1 लेस देन 0, f ऑफ K2 लेस देन 0, मैं मल्टीप्लाई करके ग्रेटर देन दिखा दूं। मैंने कहा गलत हो जाएगा बेटा। क्यों? क्योंकि अगर मान लो तब तुम्हारा K1 यहां आ जाता, K2 यहां आ जाता, तो f ऑफ K1 बोलो पॉजिटिव आता, f ऑफ K2 पॉजिटिव आता, और दोनों का प्रोडक्ट पॉजिटिव आ जाता, लेकिन ये कंडीशन बोलो फुलफिल नहीं होती। तो यहां तुम्हें दोनों अलग अलग दिखाने पड़ेंगे, f ऑफ K1 लेस देन 0, f ऑफ K2 लेस देन 0। आइए अब मैं इसका लिखना शुरू कर रहा हूं, आप पॉज करके लिखिए। खट से बोलो, मैंने बना दिया पैराबोला, इनको लिख दिया मैंने अल्फा और बीटा, फिर उसने कहा है K1 जो है वो इससे छोटा है, K2 जो है वो बोलो इससे बड़ा है। अब इस आधार पे बोलो मैंने लिखना शुरू किया। फर्स्ट कंडीशन की बात करता हूं, ठीक, अल्फा बीटा गारंटी से बोलो रियल होंगे, तो मैंने d ग्रेटर देन 0 लिख दिया। अब पूछा कि अगर मान लो ये 2 है, ये 5 है, और दोनों रूट अगर 2 से 5 के बीच में है, तो क्या अगर दोनों रूट 2 से लेके 5 के बीच में हैं, तो क्या वो बराबर हो सकते हैं? तो हाँ हो सकते हैं, 4 और 4, मतलब ये पैराबोला टच करके भी जा सकता है, तो बोलो इक्वलिटी का केस भी लग जाएगा। डन है? फिर मैं कंडीशन लिखना शुरू करता हूं। इसके बाद कंडीशन आती है f ऑफ K1 ऊपर जा रहा है ग्रेटर देन 0, f ऑफ K2 ऊपर जा रहा है ग्रेटर देन 0। अब मैं रुक के आपसे पूछता हूं कि क्या इन दो कंडीशन से आपका काम चल जाएगा? मैंने कहा देखो, f ऑफ K1 ग्रेटर देन 0 है और f ऑफ K2 भी ग्रेटर देन 0 है, तो मुझे तो एक लफड़ा दिखने लगा। क्या कि अगर K1 के साथ K2 भी यहीं आ जाए, तो देखो K1 भी पॉजिटिव, मतलब f ऑफ K1 भी पॉजिटिव, f ऑफ K2 भी पॉजिटिव, लेकिन मेरे को तो ये चाहिए K1 वहां हो, K2 यहां हो। इसका मतलब मुझे समझ में आ गया कि इससे अभी मेरा काम होने वाला नहीं है। मुझे K1 को इधर ही रोकना है, K2 को इधर ही रोकना है। तो ये रोकने का काम कौन करता है? वर्टेक्स, कि माइनस बी बाई 2a, माइनस बी बाई 2a मस्ट बी ग्रेटर देन K1 एंड लेस देन K2। अब मैं बच्चों से पूछता हूं कितनी कंडीशन लिखी, तो वो कहते हैं 4। मैंने कहा 4 नहीं, ये 5 हैं, क्योंकि ये डबल कंडीशनल है, ये अलग होगी, ये अलग होगी। तो ये 1 2 3 4 और 5, और फिर पांचों का इंटरसेक्शन हो जाएगा। बोलिए क्लियर? ये हो जाता है केस नंबर 5। तो मुझे कमेंट पे बताते जाइएगा कि आप मेरे तरीके से ग्राफ को स्टडी कर करके इन कंडीशंस को लिख पा रहे हैं या नहीं। तो आइए, पांचवें के बाद एक लास्ट केस जो आता है, सिक्स्थ केस, वो क्या कहता है? ये थोड़ा सा इंटरेस्टिंग और रिलेटिवली थोड़ा सा माइंडेड ज्यादा हो जाता है, सोचना पड़ता है। क्या क्या कंडीशन है कि एग्जैक्टली वन रूट लाइज इन, मैं ऐसे बोल देता हूं, मान लीजिए 3 से लेके 5, K1 से K2 बोलना चाह रहा हूं, तो आपकी कन्वीनियंसी के लिए मैं 3 से 5 लिखना चाह रहा था, K1 से K2 एग्जैक्टली वन रूट, क्योंकि 2 रूट होते हैं अल्फा और बीटा। वो कह रहा है ठीक एक रूट इनके बीच में हो। इसका क्या मतलब हुआ कि एक रूट तो इनके बीच में हो और दूसरा ना हो, मतलब बाहर हो। सहमत है? तो मैंने शुरू किया।
अब आप पहले लिख लीजिएगा अपने हिसाब से, फिर मैं लिखना शुरू कर रहा हूं और फिर इसमें एक पेज है वो बताता हूं। बच्चों ने कहा तुरंत पहरा बोला ओपनिंग अपवर्ड, जहां जहां काटा उसका नाम मैंने रख दिया अल्फा बीटा, और आप चाह रहे हैं कि एग्जैक्टली वन रूट K1 K2 के बीच में हो। अच्छा, वो रूट का नाम मुझे नहीं पता कि वो अल्फा हो कि बीटा हो। अगर अल्फा बीच में होना चाहता है, अगर अल्फा बीच में होना चाहता है तो फिर K1 को यहां होना पड़ेगा, K2 को यहां होना पड़ेगा, और अगर कहीं बीटा बीच में होना चाहता है तो K1 को यहां होना पड़ेगा, K2 को यहां होना पड़ेगा, क्योंकि उसने नाम लेके तो नहीं कहा कि अल्फा बीच में हो, ठीक, उसने कहा एनी वन हो। अब बच्चों से कहते कंडीशन लिखो, तो बच्चे दिमाग लगाते हैं। K2 पर वैल्यू कहते हैं निगेटिव, K1 पर वैल्यू कहते हैं पॉजिटिव। अब मैं इधर आता हूं तो कहता हूं K1 पर कहते हैं निगेटिव और K2 पर पॉजिटिव। तो मैं कहता हूं ये कैसी कंडीशन, तुम यहां कह रहे हो f ऑफ K1 कैसा पॉजिटिव, यहां कह रहे हो निगेटिव, मतलब f ऑफ K1 का अपने आप में भरोसा ही नहीं है, ना तो f ऑफ K2 का अपने आप में भरोसा है। सही बात है। तो बच्चे समझ जाते हैं कि सर इंडिविजुअली भरोसा नहीं है कि f ऑफ K1 पॉजिटिव है कि निगेटिव है, लेकिन एक बात तय है कि अगर ये निगेटिव है तो ये पॉजिटिव है, और ये अगर निगेटिव है तो ये पॉजिटिव है। इसका मतलब मैं ये तो कह ही सकता हूं ना कि f ऑफ K1 इंटू f ऑफ K2 लेसर देन 0। इसका मतलब एक पर वैल्यू पॉजिटिव करा दीजिए, एक पर नेगेटिव करा दीजिए, हो जाएगा। मैंने कहा बढ़िया सोचा बेटा आपने, f ऑफ K1 इंटू f ऑफ K2 लेस देन 0। यहां तक डन। फिर कुछ बच्चे एकदम से कहते सर आपने डी नहीं लगाया, डी से हम लोग पहले रूट्स को रियल करते थे तब तो जाके कहीं होता था। मैंने कहा एक बात देखो, यहां पे डी की रिक्वायरमेंट ही नहीं है बच्चों, क्योंकि तुमने कहा एक पर वैल्यू पॉजिटिव मतलब ऊपर और एक पर वैल्यू निगेटिव मतलब नीचे, तो ये ग्राफ जब यहां से यहां आएगा तो बिना एक्स एक्सेस को काटे तो रह नहीं सकता। तो इसका मतलब ये तो इसमें बात इनबिल्ट हो गई ना कि रूट्स रियल हैं। तो इसका मतलब मुझे यहां पे अलग से डी भी लगाने की आवश्यकता नहीं है। बोलो केवल ये कंडीशन लगा दी, f ऑफ K1 इंटू f ऑफ K2 लेस देन 0, बोलो हो गया काम। अब मैं बताने जा रहा हूं बेटा कि देखो अभी इस कंडीशन से पूरी तरह से काम हो नहीं पाया है। ये तय है कि ये तो मेरा आंसर होगा ही होगा, लेकिन अभी आपने कुछ केस छोड़ दिए हैं। कौन सा केस छूट गया मैं पहले आपको वैसे समझाता हूं। मान, इसलिए मैं 3 और 5 दे रहा था। मान लो वो मेरे से ये कहता कि एग्जैक्टली वन रूट लाइज इन 3 to 5, तो तुम एक बात बताओ, अगर मेरा एक रूट होता 4 और एक रूट होता 5, if our one root is 4 and other root is 5, तो क्या this case is acceptable to you? आराम से पहले सोचो और बताओ। इसी प्रश्न में सारे बात छुपी हुई है, क्योंकि मेरे लिए तो ये एक्सेप्टेबल है। कहते सर कहां से एक्सेप्टेबल हो गया, आपने कहा था एग्जैक्टली वन रूट होना चाहिए, और 1 यहां पे तो देखिए 4 भी आ गया और 5 भी आ गया। हमने कहा 5 कहां आ गया, ये तो ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है ना भाई। अगर ये ओपन ब्रैकेट लगा हुआ है तो इसका मतलब इसके पास तो 5 है नहीं, तो इसका मतलब ये 4 ही तो बीच में है, 5 तो नहीं आया। तो इस केस में बोलो एक ही रूट तो आया। अगर एक रूट 4 होता, एक रूट 3 होता तो भी बोलो स्वीकार होता। तो अभी आपने एक्चुअली में जो सवाल किया है वो ये किया है कि एक रूट 3 और 5 के बीच में हो और अगला रूट 5 और 3 के बाहर हो, मतलब वो 5 भी नहीं हो सकता, 3 भी नहीं हो सकता। जबकि हमको 3 और 4 स्वीकार है, 4 और 5 भी स्वीकार है। मतलब ऐसा हो सकता है कि इस क्वाड्रेटिक का एक रूट खुद K1 भी हो जाए। मतलब मैं ऐसे बता रहा हूं, मान लो ये तुम्हारा वो बना, इसका नाम हुआ अल्फा, इसका नाम हुआ बीटा, और अगर मान लो मैं ये केस तुमसे कहूं कि ये है बोलो K2, मैं क्या चाहता हूं एग्जैक्टली
वन रूट जो हो, अच्छा रूट को बीच में लाना है ना मुझे, मैं ये कह रहा हूं कि मान लो ये हो तुम्हारा K2 और ये हो मेरा, बना क्यों नहीं पा रहा हूं, यहां पे मैंने क्या दिखाया था 3 और 5, ठीक है ना, तो 3 5 दिखाया था, तो 3 को मैंने इसी पे लाई करा दिया, 4 को इस पे लाई करा दिया, तो ये हो गया K2 और ये बोलो हो गया हमारा K1। ये हो गया बोलो हमारा K2। अब आप ध्यान से देखिए कि मेरे ओपन इंटरवल K1 और K2 में कितने रूट है, ओपन इंटरवल, तो ये जो तुम्हारा रूट इसके साथ कोइंसाइड किया वो तो मैं काउंट करूंगा नहीं, तो बस यही वाला रूट तो बोलो इसके बीच में आया, तो ये केस तो मैंने छोड़ रखे हैं अभी। इस समय K1 खुद क्या बन गया, इसका रूट, और या K2 रूट बन जाएगा। तो अब गेम समझिएगा बच्चों, ये जो आपने लिखा है ये तो तुम्हारे अपने असली आंसर का अभी सबसेट है, अभी आपका ये असली आंसर का सबसेट है। अभी यहां पर f ऑफ K1 जीरो भी हो सकता है, f ऑफ K2 जीरो भी हो सकता है, तो सही काम क्या होगा, आप मेरे कहने पे f ऑफ K1 इंटू f ऑफ K2 लेस देन इक्वल टू 0 को पहले सॉल्व कर लिया करो, लेस देन इक्वल टू 0 को सॉल्व कर दो। अब लेस देन इक्वल टू का मतलब क्या हुआ, लेस देन होगा या इक्वल टू होगा, तो लेस देन होगा तब तो बोलो मेरे को स्वीकार है ही, अब इक्वल टू में देखो लफड़ा होगा क्या। अब आप करना क्या, जब इक्वल टू 0 हो रहा होगा मतलब f ऑफ K1 इंटू f ऑफ K2 इक्वल टू 0, तो हो सकता है ये 0 हो सकता है ये 0 हो सकता है दोनों 0 हो। तो ध्यान देना, अगर दोनों 0 हो गए तो फिर मुझे स्वीकार नहीं हो पाएंगे, अगर दोनों 0 हो गए मतलब ये रखा मैंने 3 और 5 और रूट मैंने बना दिया 3 और 5, तो ना तो 3 इसमें है ना 5 इसमें है। तो अब इसमें मुझे करना क्या पड़ता है, मैं बच्चों को ऐसे करके बताने की कोशिश करता हूं। मान लीजिए मेरे पास सवाल होता एक्स स्क्वायर माइनस एम माइनस 3 टाइम्स एक्स प्लस एम इक्वल टू 0 और कहता कि मुझे इसका एक रूट 3 से लेके 5 के बीच में चाहिए, एग्जैक्टली वन रूट 3 से लेके 5 के बीच में चाहिए। तो मैं उनसे कहता हूं कि आप इसको एक नाम दो, पहले एफ एक्स फिर लिखो एफ ऑफ 3 इंटू एफ ऑफ 5 लेस देन इक्वल टू 0। तो एफ ऑफ 3 अगर मैं निकालता तो आता 9 माइनस यहाँ पे 3 रखता तो आता 3m, फिर आ जाता बोलो प्लस में 9 प्लस में m, ये बंद करता, फिर 5 रखता तो आ जाता बोलो 25, फिर आता मेरा माइनस 5m और ये आ जाता प्लस में बोलो 15 प्लस m इज लेस देन इक्वल टू 0। तो ये मेरा बन जाता 18 माइनस 2m इंटू ये मेरा बन जाता बोलो कितना 40 माइनस 4m लेस देन इक्वल टू 0। तो ये बनता m माइनस 9 इंटू बनता m माइनस 10 लेस देन इक्वल टू 0। तो यहां से मेरा आंसर आता 9 से लेके 10। पर अब यहां पे छोटा सा आपको काम करना पड़ेगा, इसमें ये जो किनारे किनारे क्लोज्ड वाले पॉइंट्स आ रहे हैं, ये देखो स्टार बना रहा हूं, नाउ चेक दीज एंड पॉइंट्स सेपरेटली। ये जो तुम्हें 9 और 10 पॉइंट अलग अलग दिख रहे हैं इनको अलग से चेक करो। कैसे चेक करें, जैसे मैंने यहां से m को लिया 9, m को लिया मैंने 9, तो मेरी इक्वेशन क्या बनेगी एक्स स्क्वायर 9 माइनस 3 बोलो हो गया 6, मतलब आ गया 6x प्लस बोलो हो गया तुम्हारा 9। तो ध्यान से देखिए ये क्या लिखा है, ये लिखा है x माइनस 3 का होल स्क्वायर बोलो इक्वल टू, सही लिख रहा हूं ना 9 6। तो इसका मतलब इसके दोनों रूट बोलो 3 और 3 है, और अगर दोनों रूट 3 और 3 है तो बताइए क्या ये 3 इसमें है, नहीं है, क्या ये 3 इसमें है, नहीं है, इसका मतलब एक भी रूट नहीं आया, मतलब 3 मेरे को स्वीकार नहीं होगा। सिमिलरली अगर मैं 10 को उठा के चेक करता तो इक्वेशन क्या आती, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस बोलो 10 बराबर 0, और ध्यान से देखो इसके दो रूट आते क्या क्या
एक आता 2 और एक 5, क्या 2 इसमें है? नहीं है। क्या 5 है? नहीं है। तो ये भी हमको स्वीकार नहीं होता। तो इसका सही जवाब 9 से लेके 10 तक आ जाता, ओपन ओपन। अब ये जितने भी सारे केस, 7 केस मैंने तुम्हें बताए, इनको रटा नहीं जा सकता। जो इनको ग्राफ से एसोसिएट कर करके बोलो कर लेगा, वो बोलो विजयी हो जाएगा बच्चों। क्लियर? तो लोकेशन ऑफ रूट पर कई सारे सवाल बोलो मेरे पास पड़े हैं, लेकिन मैं वो सवाल आपको कराने की कोशिश करता हूं जो मेरा अपने आप में काफी पसंदीदा है। और बाकी के जो भी क्वेश्चंस होंगे वो तो बोलिए आपको सवाल के तौर पर ऐप में मिलेंगे ही मिलेंगे बच्चों। बोलो क्लियर? तो आइए, एक सवाल क्या दिया हुआ है, बहुत ही बढ़िया सवाल, बेहतरीन सवाल। जब आईआईटी वास्तव में आईआईटी होता था, सब्जेक्टिव टाइप की अप्रोच रखता था, उस दौर का आया हुआ सवाल नहीं है, पर उस थिंकिंग का सवाल है। तो वो मैं एक बार आपको कराने की कोशिश करता हूं। थोड़ा सा क्वाड्रेटिक भी है, थोड़ा सा लॉग भी है, थोड़ा सा डोमेन भी है, ये सारी चीजें इसके अंदर इनकॉर्पोरेटेड हैं। कहता है फाइंड द वैल्यूज ऑफ बी। बी की वैल्यू बोलो हम लोगों को निकालनी है। फॉर विच द इक्वेशन 2 log bx plus 28 base 1 upon 25 is equal to minus log 12x minus 4x 12 minus 4x minus square base 5 has only one solution। तो बच्चों को लगता है तो बड़ा आसान सवाल है, कैसे? शुरू करते हैं। ये लिखा है 2, ये लिखा है 2 log bx प्लस 28, इसको लिख दिया 5 की पावर -2 इज इक्वल टू माइनस log 5 12 माइनस एक्स स्क्वायर। अब मैं उम्मीद करता हूं कि आपको प्रॉपर्टीज क्लियर हैं। तो ये bx प्लस 28 की पावर 1 और यहां 5 की पावर -2, तो ये पावर अपॉन पावर मतलब -1/2 बाहर आकर बना माइनस log 5 bx प्लस 28 बराबर माइनस log 5 12 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर। ये माइनस कटा, log 5 भी कटा। कहते हैं सर ये तो बड़ा आसान सवाल है, इधर ले आते हैं। देखिए x कॉमन आ गया, 4 प्लस बी एक्स प्लस 16 बराबर 0। और आपने कहा है कि दिस इक्वेशन हैज ओनली वन सॉल्यूशन। ये आ रही है क्वाड्रेटिक, इसके तो 2 होंगे। आपने कहा है कि 1 सॉल्यूशन चाहिए, इसका मतलब इस क्वाड्रेटिक का मैं d इक्वल टू 0 करके सॉल्व करके आंसर निकाल दूंगा। तो ये जो मैंने बात बताई है, एक बार आप थोड़ा सा समय लेके अपने थॉट प्रोसेस को पॉज करके सोचिए कि ये जो मैंने बताया क्या ये सही है? मैंने कहा बेटा जब भी आपने कभी लॉग पढ़ा होगा तो हम लोग बार बार क्यों कहते हैं कि किसी भी सवाल को हाथ लगाने के पहले उसका डोमेन निकाला कीजिए, क्योंकि लॉग ऑफ निगेटिव नंबर तो बोलो मेरे लिए नॉट डिफाइंड होता है ना। याद आ रहा है? लॉग ऑफ निगेटिव नंबर जो होता है वो तो बोलो मेरे लिए नॉट डिफाइंड होता है। तो आपने तो यहां पर कहीं लॉग की ये सब कंडीशन तो बोलो कुछ सोची ही नहीं है। अरे आप तो छोटी सी बात याद करो यार, जब आप अंडर रूट के सवाल करते हो ऐसे अंडर रूट एक्स माइनस 5 इस इक्वल टू एक्स प्लस 3 कुछ भी लिख दिया, तो आप हाथ लगाने के पहले डोमेन लिखते हो कि नहीं लिखते हो? एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 5, और उसके बाद फिर दोनों तरफ स्क्वायर करके जो भी तुम्हारा आंसर आता है वो निकालते हो, और फिर भी जो तुम्हारा आंसर आता है उसका इस डोमेन के साथ बोलो इंटरसेक्शन करते हैं। तो मैं तो बच्चों को ऐसे करके रटवा देता हूं क्या कि किसी भी सवाल को हाथ लगाने के पहले स्टेप नंबर 1 डोमेन, और किसी का भी स्टेप नंबर लास्ट टेक द इंटरसेक्शन ऑफ आंसर विद डोमेन। तो ये तो तुमने सारा काम बोलो हवा हवा ही कर डाला। कहीं कोई लॉग के डोमेन वोमेन पर तुमने किसी प्रकार का कोई कंसंट्रेशन रखा ही नहीं है।
तो कहीं ना कहीं ये काम तो बोलो हमको करना होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन भाई कम से कम हाथ लगाने के पहले हम सवाल का डोमेन तो लिख दें। तो अब मैं देखो सवाल शुरू कर रहा हूं। हाथ लगाने के पहले डोमेन, तो लॉग के अंदर क्या लिखा है, bx प्लस 28 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। इस लॉग के अंदर क्या लिखा है, 12 माइनस 4x माइनस एक्स स्क्वायर ग्रेटर देन 0। बोलो क्लियर। अब देखो बच्चों, अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करूं तो उधर फेंक दिया, एक्स स्क्वायर प्लस 4x माइनस 12 लेस देन 0। और अगर मैं फैक्टर करूं तो x प्लस 6 x माइनस नहीं, ये प्लस 2 और ये माइनस 6। चेक कर लीजिए, x माइनस 6 इस लेस देन 0, और लेस देन कहां होता है, रूट्स के बीच में। तो ये तो बोलो इसका डोमेन आया। मैंने कहा बस, मैंने कहा नहीं, एक कंडीशन ये भी तो बैठी है, bx प्लस 28 ग्रेटर देन 0। अब ये b परेशान कर देगा। x तो तुम्हारा पकड़ में आ गया मुझे -2 से लेके 6। अब बच्चे क्या सोचते हैं कि मैं अब x को ऐसे लिखता हूं कि x मेरा -2 से लेकर 6 तक है, तो bx निकालता हूं, b से गुणा करता हूं। मैंने कहा बोलो bx कहां से कहां तक आएगा, वो कहने लगते हैं सर -2b से 6b। मैंने कहा ये किसने कह दिया कि b पॉजिटिव है। अगर b पॉजिटिव हुआ तो इनइक्वालिटी का साइन नहीं चेंज होगा, लेकिन b निगेटिव हुआ तो बोलो साइन चेंज हो जाएगा ना। तो इसका मतलब बेटा अब यहां से फिर b के केस बनाने लगते हैं कि b ग्रेटर देन है कि b लेस देन है, तो फिर ये रायता फैलना शुरू हो जाता है। जरूरत से ज्यादा गधा मजूरी हो जाए तो समझ लो कहीं ना कहीं हम लोग ट्रिक मिस कर रहे हैं, ग्राफ को इग्नोर कर रहे हैं। तो मैंने बस अपने आप को यह समझा कर रख लिया कि x कहां से कहां तक है, -2 से लेकर 6 तक है। और दूसरी कंडीशन ये जरूर मैंने अपने दिमाग में रख ली कि bx प्लस 28 मस्ट बी ग्रेटर देन 0। ठीक, ये मेरा डोमेन का काम हो गया। अब मैं सवाल आगे लगा, तो वो काम जो अभी मैंने थोड़ी देर पहले 5 की पावर -2 कर वर के किया था, उसके बाद मेरी जो इक्वेशन बनी थी, बोलो वो कुछ ऐसे बनी थी। एक बार चेक कर लो बच्चों, ये तो किया था 5 की पावर -2 x की पावर 1 -1/2 बाहर माइनस माइनस, यही आई थी इक्वेशन। अब मुझे इसके चाहिए ओनली वन सोल्यूशन। तो फिर तुम ये मत सोचने लगना कि सर ये x में क्वाड्रेटिक है, इसका चलिए d = 0 कर देता हूं। मैंने कहा ना, इसका मतलब ये जो क्वाड्रेटिक बनेगी, पहले बोलो इसके दो जो भी आंसर आने होंगे वो आएंगे, और फिर बच्चों में उसका इंटरसेक्शन करूंगा -2 से 6 एंड bx प्लस 28 ग्रेटर देन 0 के साथ। उसके बाद नेट मेरे को केवल एक सॉल्यूशन मिलना चाहिए। मतलब इस क्वाड्रेटिक के जो दो सॉल्यूशन आए, इसका मतलब एक इसमें हो दूसरा ना हो, और जो इसमें हो उसके करस्पॉन्डिंग bx प्लस 28 ग्रेटर देन 0 हो। अब दिमाग के बेटा देखो तोते उड़ने शुरू हो जाते हैं कि यार कितनी कंट्रोलिंग करेंगे। -2 से लेके 6 तो चलो अभी केस नंबर 7 हमने सीखा कि ये बीच में हो ये बाहर हो, पर साथ में इन्होंने ये भी लगा दिया bx प्लस 28 ग्रेटर देन 0। तो अब कैसे कंट्रोल करें। मैंने कहा अब आओ मेरे पास, अब मैं कंट्रोलिंग कराता हूं। तो सुनो ध्यान से बच्चों, अब हम जाएंगे ग्राफ के पास। इसीलिए थोड़ी देर पहले मैंने एक क्वाड्रेटिक बराबर mx का ग्राफ कराया था, जिसमें क्वाड्रेटिक तो फिक्स थी और mx एक फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन थी जो ओरिजिन से पास हो रही थी। इसको भी ऐसे ही देखो, ये देखो पैराबोला फिक्स, और ये बोलो एक स्ट्रेट लाइन है ना, y बराबर bx प्लस 20। स्लोप कौन है, b, तो स्लोप बदल रहा है लगातार। यहां तक सहमत। तो अब देखो मैं इसकी कंट्रोलिंग शुरू करता हूं बच्चों। तो पहले जो मेरे कंट्रोल में है उसको तो बना ही लूं।
ये जो पैराबोला बना है ये पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड, ठीक, और जिसके रूट्स हैं -2 और 1 2 3 4 5 6, तो ये कुछ ऐसे करके बोलो मैंने बना दिया बच्चों, ठीक है। इसको मैं थोड़ा ऊपर बना लिख देता हूं, क्या, bx + 28 बराबर 12 - 4x - x², ये मैंने ऐसे बना दिया। बच्चे कहते हैं सर आपने पैराबोला पूरा नीचे क्यों नहीं बनाया? मैंने कहा बच्चों क्योंकि तुमने खुद ही कहा था कि इसको बोलो कैसा होना चाहिए, इस क्वांटिटी को पॉजिटिव होना चाहिए, तो इसका मतलब इसका ग्राफ केवल एक्स एक्सिस के ऊपर ऊपर ही बनाऊंगा। और अगर मैं इसके किसकी बात करूं, वर्टेक्स की बात करूं, तो इसका वर्टेक्स बोलो 2 पर आएगा, और 2 पर अगर वैल्यू निकालनी हो तो निकाल लो। ये हो गया 8 और 4 12, 2 ही आ रहा है ना वर्टेक्स। ये है हमारा -2 और ये है बोलो 6, तो दिस माइनस दिस अपॉन 2, 2 ही आ रहा है। तो 2 पर इसकी वैल्यू कितनी आ रही है, 12 - 8 - 4। पैराबोला ओपनिंग डाउनवर्ड भी है, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। तो इसका जो एक्स कोऑर्डिनेट हो गया वो तो बोलो मेरा 2 हो गया। तो ये अच्छा क्यों नहीं लग रहा है? 2 पर फंक्शन की वैल्यू, ये क्या लिखा है, 12 माइनस अगर कॉमन ले लूं 4x + x², तो ये बनेगा x + 2 का होल स्क्वायर, और बोलो -4 माइनस प्लस 12, तो ये आएगा 8। अच्छा इसका -2 आ रहा है यार, यहां पे कुछ कैलकुलेशन लग रहा है, मिस्टेक हुई है। ये क्या लिखा है बच्चों, x² + 4x - 12, और ये होगा तुम्हारा 36 और 24। ये बेटा ये वाला पार्ट जो है वो थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है। इसके फैक्टर आ रहे हैं बेसिकली x -6, 36 और 48 ये आ रहे थे बेटा। तो इसका मतलब ये आ गया तुम्हारा x बिलोंग्स टू -2 से लेकर बोलो 6। इसका मतलब ये जो ग्राफ बन रहा है, ऐसे कर देता हूं मैं, -2 से लेकर 6, सब सेट हो गया। ये हो गया मेरा -2 से लेकर 6, ठीक है ना, 36। फिर वही लिख दिया लग रहा है, फिर मैंने वही कॉपी मार दिया। आ रहा है x + 6 x -2, मतलब ये -6 से लेकर 2 के बीच में है, तो ये आएगा बोलो -6, ये बोलो आएगा 2, ये आएगा -2, और ये पॉइंट आ जाएगा 8। हो गया सारा काम, ठीक है ना। तो थोड़ा सा उधर फैक्टर जल्दीबाजी में गड़बड़ हुए थे। आइए, तो ये बोलो मैंने बना लिया, और केवल ऊपर का बनाया है बच्चों, क्योंकि नीचे तो वो निगेटिव हो जाएगा, तो लॉग नॉट डिफाइंड होगा। अब अगर मैं इसको देखूं तो ये है एक फैमिली ऑफ स्ट्रेट लाइन, और ये कहां से पास हो रही है, ध्यान से देखो, ये 0,28 से पास होगी। तो 0,28 का पॉइंट कहीं यहां पर बोलो बच्चों बैठा होगा। 0,28 का पॉइंट यहां कहीं बोलो बच्चों बैठा होगा। और अब ये लाइन जो है वो ऐसे करके बोलो घूम रही होगी लगातार ऐसे करके, और वो इसको बोलो काटेगी। और मैं चाहता हूं कि केवल एक ही सॉल्यूशन हो, मतलब वो लाइन जो हो वो इसको केवल एक ही बार बोलो काटे। तो अब आप मेरी बातों को बच्चों बहुत ध्यान से फील करना। अगर मैं यहां से इस पैराबोला पर एक खींच दूं क्या, टेंजेंट, तो इस टेंजेंट ने इस पैराबोला को केवल इस पॉइंट पर काटा, और ये जो पॉइंट है ये पॉइंट -6 से लेके 2 के बीच में है। और इस समय ये जो bx + 28, मतलब ये जो लाइन है ये पूरी पूरी x एक्सिस के ऊपर ही तो है तो ये तो बोलो मुझको स्वीकार हो जाएगी। अब अगर मैं इसके बाद
ऐसी लाइन खींचूं ऐसे, तो बच्चों अब इस लाइन ने तो इसको 2 बार काट दिया, और अगर 2 बार काट दिया, तुम चाहते हो केवल एक ही सॉल्यूशन हो, तो बोलो फिर ये लाइन मुझको स्वीकार नहीं होगी। अब अगर मैं इसी लाइन को यहां से गुजार दूं, यहां से, तब देखिए कितनी बार काटा, एक बार बोलो यहां काटा और एक बार यहां काटा, लेकिन ये तो मेरे डोमेन में है नहीं, तो -6 तो काउंट होगा नहीं, तो ये बोलो काउंट हो जाएगा। इसका मतलब व्हाइट वाली लाइन मुझे स्वीकार है, और ये जो टेंजेंट बनाई है ये स्वीकार है। अब अपने आप सोचते जाओ, इसके बाद अगर मैं मान लो लाइन ऐसे खींचूं, ऐसे, अरे ऐसे खींचूं, और फिर मैं उसके बाद लाइन ऐसे खींचूं, फिर मैं उसके बाद लाइन ऐसे खींचूं, तो ये सब बोलो मुझे स्वीकार है। ये तो एक ही बार तो बोलो काट रही हैं, तो ये सब तो मुझे स्वीकार है। तो अब मैंने पकड़ना शुरू किया, ये जो व्हाइट वाली लाइन दिख रही है, जरा देखो, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट जो तुमको दिखाई पड़ रहे हैं वो है -6,0, और इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट थे 0,28। तो जो व्हाइट वाली लाइन है उसका बच्चों अगर मैं स्लोप निकालूं तो वो आएगा y2 - y1 अपॉन x2 - x1, मतलब 14/3। और इससे इधर मैं जितना भी बढ़ता जाऊं, बोलो ये सब तो मुझे स्वीकार हैं। एक बात और फील करना, उम्मीद कर रहा हूं ये सारे एंगल बोलो तुम्हारे एक्यूट हैं, तो इन सब का स्लोप जो होगा बोलो वो पॉजिटिव होगा। इसका मतलब यहां तक जो लाइन जाएगी इसका स्लोप बोलो इनफाइनाइट होगा। इसका मतलब 14/3 से लेके इनफाइनाइट तक सारी लाइनें बोलो मुझे स्वीकार हैं। 14/3 क्या खुद स्वीकार है? ये तो काउंट है नहीं, ये काउंट है, तो एक ही तो मिल रहा है, ये हो गया। अब ध्यान रखना, अभी एक ये टेंजेंट वाली लाइन मुझे लेनी है। टेंजेंट वाली लाइन का मतलब क्या हुआ कि ये लाइन इस पैराबोला को 2 कोइंसिडेंट बार काटे, तो मैं अगर इधर फेंक कर क्वाड्रेटिक बना दूं तो ये आ गया x² + b + 4 टाइम्स x + 16 = 0। अगर मैं इसका d 0 कर दूं तो ये -64 = 0, ये 8 का स्क्वायर हुआ, तो 1 निकल के आएगा बोलो 4, और 1 निकल के आएगा -12। ये 2 कैसे आ गई? अरे एक इधर टेंजेंट होगी, एक इधर टेंजेंट होगी, तो क्लियरली विजिबल है कि इसका स्लोप तो बोलो पॉजिटिव ही होगा। तो 4 तो बोलो मेरा एक आंसर हो ही गया। ये टेंजेंट वाली एक लाइन हो गई जो मेरा आंसर हो गया। फिर ये बीच में 2 बार कट करने वाली थी जो मैंने छोड़ दी, फिर व्हाइट से लेके यहां तक बोलो कर दी बच्चों। डन है? अब मैं पार करके जाता हूं। अगर मान लीजिए मैं अब लाइन जो है वो ऐसी करके खींचूं, ऐसी, बोलो कितनी बार काटा? एक बार काटा, और एक ही बार तो मुझे चाहिए। फिर बोलो मैंने इसके बाद, अरे फिर इसके बाद मैंने ऐसे बनाया, ये भी बोलो स्वीकार। और लास्ट लाइन जो होगी बोलो वो इस पॉइंट से पास हो जाएगी। इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट हैं 2, 0, तो इस लाइन की इक्वेशन आएगी y2 - y1 अपॉन x2 - x1, मतलब -14। और ये सब जो लाइनें थी इनका स्लोप जो था वो निगेटिव था, तो यहां जो लाइन होगी उसका स्लोप -इनफाइनाइट बैठेगा। तो -इनफाइनाइट से लेके -14 तक की जो भी लाइनें होंगी, और -14 बोलो क्या मुझको स्वीकार है? तो बोलो एक रूट तुम्हारा ये आ रहा है, ठीक है, और दूसरा रूट जो तुम्हारा दिखाई पड़ रहा है वो बोलो 4 दिखाई पड़ रहा है। और अगर वो 4 दिखाई पड़ रहा है तो वो बोलो हमको स्वीकार नहीं करना होगा। क्यों नहीं करना होगा, समझ रहे हैं बात आप? क्योंकि ये तो बिल्कुल एंड पॉइंट हो गया ना, क्योंकि 2 पर तो ओपन था, 2 पर तो ओपन था। इसका मतलब मेरे को जो भी इंटरसेक्शन पॉइंट नजर आया वो तो इसमें केवल एक ही नजर आ रहा है, और अगर एक ही नजर आ रहा है तो -14 वाले को मैं अडॉप्ट कर ले देता हूं। चेक कर लेंगे एक बार आप लोग। तो ये देखिए, मैं आपको दिखाना चाह रहा हूं कि जब पैरामीटर भी इसके साथ इन्वॉल्व होना शुरू हो जाते हैं
तो आप फिर ज्यादा लोकेशन के चक्कर में ना पड़ें, जितना ज्यादा हो सके बोलो आप उतना ग्राफ को एडॉप्ट करें। अब देखिए सवालों की संख्या तो हमारे पास यहां पर खूब सारी है, तो आप ऐप पर जाएंगे, ऐप पर आपको यहाँ की जो भी पीडीएफ है जिसपे भी मैंने डिस्कशन किया है वो आपको मिलेगा, और होमवर्क में आप PW के ऐप पर जाएंगे तो आपको एक पीडीएफ मिलेगी जिसमें हो सकता है लगभग 8 से लेके 10 सवाल हों। बोलो आप उनको अटेम्प्ट कीजिएगा, कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि लेक्चर आपको कैसा लगा और आप इसके बाद कौन सा चाहते हैं, क्योंकि हमारा इसके बाद सीक्वेंस एंड सीरीज का मल्टीपल सिग्मा का कॉन्सेप्ट है। समराइज में मैंने आज आपको पहले पूरा बेसिक कॉन्सेप्ट बता दिए, रैशनल की कंडीशन बता दी, इंटीजर की बता दी, उस पे सवाल कराए, डी की कंडीशन कब एडॉप्ट होती हैं वो बताया, दोनों रूट पॉजिटिव दोनों रूट निगेटिव, इस प्रकार की कंडीशंस बोलो मैंने आपको बताई, और इस आधार पर लास्ट में जाके हम लोगों ने पूरा का पूरा लोकेशन ऑफ रूट बोलो पढ़ा। तो इस आधार पर बच्चों आज के लेक्चर पे जो आपको होमवर्क मिला होगा उसको आप अच्छे से करिएगा, और फिर नेक्स्ट टर्न पे अगर आप लोगों की कमेंट में कोई और बेहतरीन डिमांड हुई उसको हम लोग फुलफिल करेंगे, नहीं तो मल्टीपल सिग्मा जो सीक्वेंस सीरीज के अंदर आता है उसको हम लोग करेंगे। चलिए जुट जाइए, अपने सारे दर्दों को मिटा दीजिए, हम लोगों के साथ जुड़े रहें। बेस्ट ऑफ लक।